हेलो my dear students, so welcome back in the series NCERT based question practice. Yes, दिवाली की वजह से थोड़ा सा एक छोटा सा गैप दे दिया था इस सीरीज में एंड होपफुली आप लोगों ने अपना दिवाली वेकेशन बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, है ना। आपकी इस पूरी एक साल की जर्नी में जो भी बच्चे स्पेशली ड्रॉप ले रहे हैं उनके लिए बस यही एक टाइम होता है बच्चों, जो भी आप 4-5 दिन का या एक वीक का गैप लेते हैं जिसमें आप थोड़ा सा अपने आप को फ्रेशन अप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी अगर कुछ बच्चों ने अपनी रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए पढ़ाई भी की होगी तो दैट इज वेरी गुड, एक्सीलेंट थिंग, है ना। उनको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। और अगर आपने एंजॉय किया है, पढ़ाई को थोड़े दिन साइड में रख दिया था तो भी इट्स ओके, बट नाउ अगेन आपको उसी रिदम से वापस अपने को प्रॉमिस करना होगा कि जैसे आप पहले तैयारी करते आ रहे थे वैसे आपको अब तैयारी करना है। क्योंकि मैं आपको एक्सपीरियंस के बेस पर बता रही हूँ कि जनरली ऐसा होता है कि दिवाली के पहले तक तो हम एक रिदम में एक प्रॉपर उसमें तैयारी कर रहे होते हैं, बट जैसे ही हम दिवाली वेकेशन मना के वापस आते हैं ना तो क्या होता है, एक कई बार बच्चों का 1-1.5 महीना खुद को अगेन सेटल करने में निकल जाता है। और अगर ये टाइम आपका लॉस हो गया ना, अगर इसमें आपने अपनी वही रिदम वापस से नहीं लाए तो आपको आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस, जब आप काफी अच्छे से अपना सिलेबस खींच सकते हैं। ठीक है, जो 12th में है उनको भी पता है कि अब आपके पास बस नवंबर एंड तक का या दिसंबर थोड़ा बहुत और मान लो तक का टाइम बचा है, क्योंकि जनवरी टू मार्च तो आपका पूरा बोर्ड एग्जाम्स, प्रैक्टिकल्स, इन सब में चला जाएगा। ठीक है, तो प्रॉमिस के साथ वापस से रीस्टार्ट करते हैं कि भाई उसी रिदम के साथ हम वापस से पढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो अगर कोई बच्चा न्यू है, इस सीरीज को पहली बार देख रहा है, तो मैं उसे बता दूं कि इस चैनल पर हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज अभी चला रहे हैं, जिसमें मैं आपको 11th एंड 12th का पूरा कंप्लीट सिलेबस कराने वाली हूं, जिसमें हम हर एक चैप्टर को क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज क्यों? ऑलरेडी हम इन चैप्टर्स को एनसीईआरटी बेस्ड एनसीईआरटी मतलब सॉरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज में पढ़ चुके हैं पूरे चैप्टर्स। जिस भी बच्चे को ऐसा लगता है कि हमारा 11th एंड 12th का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, या मैम हमें कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, एनसीईआरटी से समझ में नहीं आ रहा, तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाएं। वहां एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में सभी चैप्टर्स अपलोडेड हैं। आप जो भी चैप्टर में कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आता, उनको आप देखें, प्रिपेयर करें और फिर इस सीरीज में मेरे साथ यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जैसे कि बाकी बच्चे करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ह्यूमन फिजियोलॉजी का 4th चैप्टर। ओल्ड एनसीईआरटी एंड न्यू एनसीईआरटी दोनों में दिस चैप्टर इज सेम, कोई चेंज नहीं है। इस चैप्टर में आप हमारी बॉडी में जितने भी हम मूवमेंट्स करते हैं एंड लोकोमोशन करते हैं, यू नो व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज टू टर्म्स। अगर हम एक ही जगह पर स्टैटिक है, अपने हाथ पैर हिला रहे हैं या टंग मूव कर रहे हैं, आईलिड्स मूव कर रहे हैं, फेस से बोल रहे हैं तो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, यानी फेशियल मसल्स को मूव कर रहे हैं, तो दीज आर द मूवमेंट्स, क्योंकि इनमें प्लेस चेंज नहीं हो रहा है। बट लोकेशन अगर चेंज होती है, एक ऐसा मूवमेंट अगर मैं चलकर कहीं जा रही हूं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लोकेशन को चेंज कर रहा है, तो ऐसा मूवमेंट कहलाता है लोकोमोशन। लोकेशन को चेंज करने के लिए किया गया मोशन, सिंपल सी बात है। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि लोकोमोशन भी एक तरह का मूवमेंट है? यस, बट क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जितने भी मूवमेंट्स हम कर रहे हैं वो सभी लोकोमोशन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोकोमोशन की ये कंडीशन है कि उसमें प्लेस, लोकेशन चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम हमारे बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लोकोमोशन करते हैं उनकी बात करें, तो वी रिक्वायर 2 सिस्टम्स। एक तो हमारा स्केलेटल सिस्टम, जो हमारी बोन्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट हमें होगी। आपने फील किया होगा अगर कभी भी, मतलब सुना होगा, होपफुली फील ना ही किया हो, कि कभी भी अगर हमारे किसी बॉडी पार्ट में फ्रैक्चर हो जाता है तो हम उस पार्ट को मूव नहीं कर पाते। फ्रैक्चर तो बोन में हुआ, और जनरली हमें ऐसा लगता है कि यार मूवमेंट्स तो मसल्स करवाती हैं, तो फिर बोन में फ्रैक्चर होने से मूवमेंट क्यों खत्म हुआ? क्योंकि जो भी हमारे वॉलंटरी ऑर्गन्स है ना, जो हमारी विल पावर के कंट्रोल में मूव करते हैं, हमारे हैंड्स, लेग्स, हमारे बैक हो गया, नेक का मूवमेंट हो गया, टंग हो गया, तो ये सारे जो हमारे मसल्स हैं बच्चों, इन ऑर्गन्स के, वो बोन्स से कनेक्टेड रहते हैं, है ना। हमने थोड़ा बहुत इस चीज के बारे में जब हमने वो पढ़ा था एनिमल टिश्यू, वहां पे सीखा था कि मसल और बोन के जंक्शन को टेंडन कहते हैं। तो टेंडन के थ्रू बोन मसल से कनेक्टेड रहती है, मतलब मसल बोन से कनेक्टेड रहती हैं, व्हाटएवर। इस वजह से जब मसल्स मूव करती हैं, हमारी ये जो वॉलंटरी मसल्स हैं मूव करती हैं, तो उनको बोन्स का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए होता है। अगर बोन कहीं से भी फ्रैक्चर हुआ तो मसल भी मूव नहीं कर पाएगी। ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी सारी मसल्स को बोन्स का सपोर्ट चाहिए हो। यू नो, अगेन हम पढ़ चुके हैं एनिमल टिश्यू में कि जिन मसल्स की अभी मैं बात कर रही थी, जो हमारी वॉलंटरी मसल्स हैं, वो हमारी स्केलेटल मसल्स कहलाती हैं, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद बोन।
कई बार हमें लगता है टंग तो मैम बोन से कनेक्टेड ही नहीं है, बट यू मस्ट नो हमारी टंग अंदर यहाँ हायोइड बोन है उससे कनेक्टेड होती है बच्चों। टंग भी स्केलेटल मसल में आती है। आप अपनी इच्छा से ही तो बोलते हो ना, या कभी भी आपकी टंग बोलना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो जिसपे भी आपकी विल पावर का कंट्रोल है, जिन भी मूवमेंट्स पर, विल पावर मतलब आप सोच समझ के उन मसल्स को यूज कर रहे हैं, दीज मसल्स आर अंडर योर कंट्रोल। ब्रेन के कंट्रोल में तो बॉडी की हर चीज है, बट अगर आपके ब्रेन के इंटेलेक्चुअल सेंटर के कंट्रोल में वो मसल्स हैं, तो इसका मतलब वो हमारी वॉलंटरी मसल्स है। हमारी हर वॉलंटरी मसल किसी ना किसी बोन से कनेक्टेड है, तो इन्हीं वॉलंटरी मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी कह देते हैं, ठीक है। बट यू अगेन नो कि हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सारी मसल्स हैं इंटरनली हमारे विसरल ऑर्गन्स में, जैसे हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की वॉल में मस्कुलर लेयर होती है, हमारा डायाफ्राम है, लंग्स के चारों तरफ इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। तो बहुत सारी मसल्स ऐसी भी हैं हमारी बॉडी में जहां पर इंटरकॉस्टल मसल्स में दोनों तरह की चीजें होती हैं, वो वॉलंटरी भी मूव करती है, इनवॉलंटरी भी। एक बार को उसको भूल जाओ, डाइजेस्टिव सिस्टम की मसल्स हो गई, डायाफ्राम हो गया हमारा, या हमारे यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स हो गई। ये सब क्या करती हैं, ये सारी मसल्स हमारी बॉडी में बोन्स के सपोर्ट में काम नहीं करती, बल्कि दे आर जस्ट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है। और आप इन्हें सोच समझ के ऑर्डर नहीं देते हो, ब्रेन तो ऑर्डर देता है, बट आप सोच समझ के ऑर्डर नहीं देते हो कि हाँ भाई अब इस मसल को कॉन्ट्रैक्शन करना है, रिलैक्सेशन करना है। वो बोन के ऑटोनॉमिक सेंटर के कंट्रोल में है। तो वो हुई आपकी विसरल मसल्स, ठीक है। वो कौन सी होती है, स्मूथ मसल्स या विसरल मसल्स। तो हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स हैं वो सब हम किसके थ्रू करते हैं, मसल्स के थ्रू तो करते ही हैं, बट कुछ मसल्स बोन से कनेक्टेड हैं, तो मूवमेंट्स में हमारे स्केलेटल सिस्टम का भी रोल है। एंड यू नो जितने भी मूवमेंट्स हम कर रहे हैं, चाहे स्केलेटल मसल्स या विसरल मसल्स, उन सबको ऑर्डर कौन दे रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम। तो इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी में, लोकोमोशन रिक्वायर अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ 3 सिस्टम्स। कौन से 3 सिस्टम, हमारा मस्कुलर सिस्टम, हमारा स्केलेटल सिस्टम एंड हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी हमारी कोई नर्व डैमेज हो जाए तो वो पर्सन पैरालाइज्ड हो जाता है ना, उसका वो ऑर्गन काम ही नहीं कर सकता। अगर आपकी मसल बोन को कुछ नहीं हुआ, बट जो नर्व उस तक जाती थी वो नर्व डैमेज हो गई, उसको सिग्नल्स ही नहीं मिल रहे आपके मसल्स और बोन्स को, तो दे कांट मूव। आप बिना अपने ब्रेन के ऑर्डर के अपनी फिंगर को इतना सा भी मूव नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। तो इसलिए डू रिमेंबर कि ये जो चैप्टर आप पढ़ते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसमें हमारे 3 इंपॉर्टेंट सिस्टम्स काम करते हैं, हमारा मस्कुलर सिस्टम, हमारा स्केलेटल सिस्टम एंड हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपके 2 चीजों के बारे में दे रखा है। पहले तो आप मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मसल्स में भी जो मैंने आपको कहा कि एक हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं, एक हमारी विसरल मसल्स होती हैं, और हार्ट की स्पेशल है कार्डियक मसल्स। इन तीनों में से दिस चैप्टर इज ओनली अबाउट द स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे, फिर स्केलेटल सिस्टम पे आएंगे। अच्छा देखो कितना मिलता जुलता सा वर्ड है ना, स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल मसल्स इज द पार्ट ऑफ मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर टिश्यू, जबकि स्केलेटल सिस्टम इज द पार्ट ऑफ बोन। स्केलेटल सिस्टम स्केलेटल मसल से नहीं बना, स्केलेटल सिस्टम बना है बोन्स एंड कार्टिलेजेस से, ठीक है। तो ऐसे कई बार होता है कि नीट में 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन इतने मिलते जुलते होते हैं कि हमें ध्यान नहीं जाता। आपका कब ध्यान जाने की हैबिट बनेगी, जब आप हर चीज को पढ़ते वक्त आपका मतलब ब्रेन में ना सेट होना चाहिए मैकेनिज्म, कि आपके ब्रेन को उलझना आना चाहिए कि अच्छा यार ऐसी टर्म हमने कहाँ पढ़ी थी। तो अगर आप शुरू से ही अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करेंगे कि आप है ना 2 मिलती जुलती टर्म्स में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, तो एग्जाम में सिली मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो हम इनके प्लस जॉइंट्स और डिसऑर्डर, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल में हम पहले ही सीरीज में पढ़ चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा है लेक्चर, प्लीज पहले लेक्चर्स देखो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बिना लेक्चर देखे, बिना नोट्स बनाए अगर आप सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कोई आउटपुट निकल कर नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इसको आप हाईलाइट कर लेना, इस पे कई बार क्वेश्चन आया है। All locomotions are movements, but all movements are not locomotion. ये मैं आपको अभी अभी समझा चुकी हूँ कैसे, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आ गया। देखो, ऑल लोकोमोशंस, जस्ट अ मिनट, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट्स। अब कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, लोकोमोशन यानी लोकेशन के लिए चेंज किया जाने वाला मूवमेंट। तो यस, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स,
बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पढ़ते हो ना एनिमल किंगडम में, याद है कि कॉर्डेट्स का ग्रुप है वर्टिब्रेट्स, तो यस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ठीक है, क्योंकि कॉर्डेट्स में तो प्रोटोकॉर्डेट्स भी आते हैं। ओके, रीजन दिया है इन लोकोमोशन द होल बॉडी शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि जब हम लोकोमोशन करते हैं तो हमारी बॉडी शिफ्ट होती है, मतलब सिंपल सा कहना चाह रहा है कि प्लेस की शिफ्टिंग होती है। तो यस इसीलिए हम कहेंगे कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, ठीक है। बट ये अगेन वही है ना, कई बार ये असर्शन रीजन क्वेश्चंस में जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो थोड़ा इनकम्प्लीट सा होता है, मतलब ये इस चीज को तो एक्सप्लेन कर रहा है बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन इसको क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा, ठीक है, थोड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा है मुझे, बट ठीक है क्योंकि ये इस पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा है तो वी कैन गो विद दिस ऑप्शन कि यस इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। भाई अगर हमें किसी को समझाना है कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट तो हम कैसे समझाएंगे कि भाई लोकोमोशन को मूवमेंट इसलिए मान रहे हैं क्योंकि लोकोमोशन में प्लेस चेंज हो रहा है, बट ये पूरा नहीं है क्योंकि आगे वाली जो लाइन है उसको भी हमें एक्सप्लेन करना चाहिए, उसके लिए हमें लिखना चाहिए कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट इन ईच मूवमेंट प्लेस इज चेंज, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से दैट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस, ठीक है। बट यस डी ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट। अब देखो हमें लगता है कि यार हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स हैं वो तो मसल्स और बोन्स ही करवा रहे हैं, बट क्या ऐसा सही है क्या हमारी बॉडी में और कोई मूवमेंट नहीं होता? बिल्कुल होता है। अगर आपने एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा है तो ह्यूमंस के रेफरेंस में ही ये तीनों मूवमेंट दिए हैं। हमें लगेगा यार अमीबॉइड मूवमेंट तो अमीबा में होता है, हमारा क्या काम उससे? बिल्कुल है। आपने नहीं पढ़ा कि जो हमारे बॉडी में मैक्रोफेजेस है, ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसीज हैं, वो अमीबा की तरह मूव करती हैं। मैंने आपको बताया था वो अपनी बॉडी को नैरो कर लेते हैं या मतलब फॉल्स फीट बना लेते हैं और पैथोजेंस को खाते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं। कैपिलरी से निकलने के लिए भी कई बार ल्यूकोसाइट्स क्या करती है, डायापिडिसिस करती है। डायापिडिसिस यानी अपनी बॉडी को नैरो कर लेती है और स्क्वीज आउट करके बाहर निकल जाते हैं। जैसे चूहा निकल जाता है एकदम छोटे से बिल में भी, अगर उसे घुसना है तो अपनी बॉडी को स्क्वीज करके घुस जाता है, बिल्कुल वैसे डब्ल्यूबीसीज कर सकती हैं। तो ये किस तरह के मूवमेंट्स हैं? दीज आर अमीबॉइड मूवमेंट्स, डू रिमेंबर। तो यस ह्यूमन बींग्स में अमीबॉइड मूवमेंट्स मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? हमारी मैक्रोफेजेस में और हमारे ल्यूकोसाइट्स में, डू रिमेंबर, ठीक है। देन अगर हम बात करें किसकी, और इन्होंने प्लस ये भी बताया, हाँ इस लाइन पे भी स्पेशली एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि यहाँ पर जो स्यूडोपोडिया बनते हैं ना, कोई भी सेल जब अमीबॉइड मूवमेंट करती है तो इसका मतलब स्यूडोपोडिया बनाएगी, अपनी बॉडी में से फॉल्स फीट निकालेगी। तो स्यूडोपोडिया तब बनेंगे जब प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग होगी। सबसे स्टार्टिंग में सेल चैप्टर में हमने सीखा था कि सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, अगर हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा मूव करता रहता है धीरे धीरे। जैसे यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग होती है वीडियोस की, वैसे ही सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग होती रहती है। वो स्टैटिक नहीं रहता बल्कि घूमता रहता है। तो जिस तरफ भी ज्यादा फोर्स जाएगा, स्ट्रीमिंग फोर्स जाएगा, उस तरफ फॉल्स फीट निकाला जा सकता है। तो यस, फॉल्स फीट का जो फॉर्मेशन है वो प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग से होता है, जस्ट एज इन अमीबा, एज एन आर सेल्स, सब में, ठीक है। प्लस एक और चीज ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी लाइंस हैं, इनको तुम ध्यान से नहीं पढ़ते और फिर इन्हीं पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये जो मूवमेंट हम कह रहे हैं ना अमीबॉइड मूवमेंट, इसमें कौन कौन इसमें रोल प्ले कर रहा है? एक तो प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग तो हो ही रही है, प्लस क्या हमने ऐसा पढ़ा है कि यूकैरियोटिक सेल्स में माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। अगेन सेल चैप्टर पे जाओ, हमने सेल में सीखा था कि यूकैरियोट्स में साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये उन्हीं माइक्रोफिलामेंट्स की बात है कि ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, है ना, ये माइक्रोफिलामेंट्स का काम क्या है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के होते हैं ना, तो ये भी सेल के जो सेल की सेल मेम्ब्रेन है उसको मूव कराने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई भी सेल अमीबॉइड मूवमेंट किसकी वजह से कर पाती है, तो उसके दो कारण हैं। पहला स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड दूसरा माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो बात हो गई अमीबॉइड मूवमेंट्स की, ठीक है। एक बार जस्ट पूरा बता रही हूँ तो पूरा रिवाइज करा ही देती हूँ। क्या हमारी बॉडी में कहीं आपने सीलियरी मूवमेंट पढ़े हैं बच्चों? सीलियरी मूवमेंट
हाँ, ये तो हमने एनिमल टिश्यू में नहीं पढ़ा था कि हमारी बॉडी में कहीं भी सीलिएटेड एपिथेलियम नहीं है, बिल्कुल है। सीलिया कहाँ होती है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में है और हमारे ओविडक्ट में है, फेलोपियन ट्यूब में है, तो यस सीलियरी मूवमेंट भी होते हैं। जनरली ट्यूब्यूलर मतलब जो अंदर से हॉलो हो, तो ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ओविडक्ट है ना, तो इनमें सीलिएटेड एपिथेलियम हो गई। सीलिया एक तो म्यूकस और डस्ट को मूव करवाएगा, प्लस ओविडक्ट में ओवम को मूव करवाएगा, ये दे रखा, ठीक है। तो यस ये भी होता है हमारे में। प्लस मोस्ट ऑफ द मूवमेंट जो है हमारे वो है मस्कुलर मूवमेंट, तो अमीबॉइड मूवमेंट भी है, सीलियरी मूवमेंट भी है और मस्कुलर मूवमेंट तो हमारे हैं ही सारे, लिम्स, जॉ, टंग, ये जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं। अब जॉ जैसे हमारी बोन है, तो हमारे जॉस क्यों मूव कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी इन बोन्स से मसल्स जुड़ी हुई हैं, वो आप पढ़ते नहीं हैं अभी आपकी बुक में ना। मस्कुलर आपकी बुक में इस वाले चैप्टर में मसल्स का सिर्फ स्ट्रक्चर है और उनका फंक्शनिंग है, बट हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ कौन सी मसल्स होती हैं ये सब एमबीबीएस में पढ़ाया जाता है, तो वहां पर आप सीखेंगे जब आप वहां पहुंचेंगे कि यस हमारे यहाँ पर मैसेटर मसल्स होती हैं, बहुत सारी मसल्स होती हैं, उन्हीं की वजह से हम अपने जॉस को मूव कर रहे हैं। मतलब जो भी हमारी बॉडी में मूवमेंट्स हो रहे हैं ना, वहाँ कोई ना कोई मसल इन्वॉल्व है एक्सेप्ट दीज टू मूवमेंट, ठीक है। और हाँ, एक मूवमेंट और ऐड करना है आपको, है आपकी एनसीईआरटी में बाद में ऐड हुआ था, यहाँ ऐड कर दिया, वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये यहीं पर होना चाहिए था और ये लाइन होनी चाहिए थी दैट वी हैव 4 टाइप ऑफ मूवमेंट्स, अमीबॉइड, सीलियरी, मस्कुलर एंड फ्लैजुलर मूवमेंट्स। हम फ्लैजुलर मूवमेंट भी तो करते हैं, बहुत लिमिटेड, सिर्फ एक ही सेल ह्यूमन बींग्स में ऐसी है जो फ्लैजुलेटेड सेल है, दैट यू नो स्पर्म्स, तो स्पर्मेटोजोआ में फ्लैजुलर मूवमेंट होता है। अगर ह्यूमंस के अलावा की बात करें तो आपको पता है बहुत सारे फ्लैजुलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया में भी फ्लैजुला होता है, प्रोटिस्टा किंगडम में, प्रोटोजोआ में फ्लैजुलेटेड प्रोटोजोन्स पढ़े हैं ना हमने, ट्रिपैनोजोमा, लीशमैनिया, उनमें भी होता है, ये लिख रहा, देखो ये देखो यहाँ पर, ये मुझे गलत लाइन लगती है, इन्होंने लिख दिया है कि लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना। अब यूग्लिना प्रोटोजोन थोड़ी ना है बच्चों, प्रोटिस्टा किंगडम याद करो, प्रोटिस्टा किंगडम में यूग्लिनॉइड्स अलग ग्रुप है, उसमें यूग्लिना आता है, वो भी फ्लैजुलर मूवमेंट करता है, उससे पहले डाइनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, वो भी फ्लैजुलर मूवमेंट करते हैं, और लास्ट में प्रोटोजोन्स आते हैं, वो भी फ्लैजुलर मूवमेंट। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एंड होना चाहिए, लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स एंड यूग्लिना एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, क्लियर है। और एनिमल किंगडम में तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां फ्लैजुलेटेड मूवमेंट मिलते हैं, आपको ध्यान हो तो पॉरीफेरा में जो स्पॉन्जेस होते हैं उनमें अंदर स्पेशल सेल्स होती हैं, कोएनोसाइट्स, फ्लैजुलेटेड सेल्स है ना, उनके अंदर जो फ्लैजिला मूव करता है उसकी वजह से वाटर का फ्लो मेंटेन हो पाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप जितना कोरिलेट करेंगे अपनी नॉलेज को उतना अच्छा है। इस चीज को आप वेस्ट ऑफ टाइम मत समझो कि क्या यार एक छोटी सी लाइन है पढ़ के खत्म करो, कहाँ पुरानी बातों में जा रहे हैं। जितना आप बायोलॉजी में गधे मुर्दे उखाड़ेंगे ना, मतलब जो आप पहले पढ़ चुके हैं उनको निकालेंगे सोच सोच के, उतने आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते जाएंगे, उतनी सिली मिस्टेक के चांसेस कम होते जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये चारों तरह के मूवमेंट्स ह्यूमंस में होते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट ऑल दीज मूवमेंट्स, यस ये स्टेटमेंट सही है, गलत तो नहीं है ना, ये तीनों मूवमेंट हमारे में है। एंड माइक्रोफिलामेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन अमीबॉइड मूवमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है, बट ये कहीं से भी असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, सो ऑप्शन ए डन। नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। अब इन्होंने सीधा ये इस वाले पार्ट पर आ गए कि भाई अब अगर हम मसल्स की बात करें, अब हम बाकी मूवमेंट्स नहीं देख रहे, नाउ वी टॉक अबाउट द मसल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है इस डेटा पे आपसे क्वेश्चन पूछ ले, मस्कुलर टिश्यू के बारे में हमने पढ़ रखा है, मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, नॉट ओनली मस्कुलर टिश्यू, डू रिमेंबर जो हमारे 4 टिश्यूज हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड न्यूरल, इसको आप कैसे याद रखेंगे। एपिथेलियल टिश्यू तो एक ऐसा टिश्यू है बच्चों जो तीनों लेयर से ओरिजिनेट होता है, एक्टोडर्म से भी बना है, मीजो से भी बना है, एंडो से भी बना है, क्योंकि एपिथेलियम हर ऑर्गन में है, तो जो ऑर्गन जिससे बनता है उसकी एपिथेलियम भी उसी से डिराइव हो जाती है, ठीक है। हमारा मस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यू दोनों पूरे टिश्यूज को मीजोडर्म बनाती है, हमेशा याद रखना है। जितना भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है ना, चाहे हमारा एडिपोज टिश्यू है, रियोलर टिश्यू है, टेंडन है, लिगामेंट्स हैं, और क्या होते हैं, इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, प्लस ये आपका कौन से पढ़ते हैं हम लोग, हाँ डर्मिस की लेयर जो आपने स्किन में पढ़ी, एक और चीज पढ़ते हैं, बोन्स हैं, और बोन्स के अलावा कार्टिलेजेस हैं। देखो ऐसे रिकॉल करना है आपको, नहीं याद आ रहा तो एनसीईआरटी खोल के देखना है, बट एकदम टिप्स पे होना चाहिए कि अच्छा कनेक्टिव टिश्यू में सारी चीजें आती हैं, तो इसका मतलब ये सारी चीजें मीजोडर्म से बनी है। एकदम से आपसे पूछ लेंगे बोन्स ओरिजिनेट फ्रॉम, फिर आप कहेंगे हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो भाई बोन कनेक्टिव टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्म से बनता है, तो बोन भी मीजोडर्म से ही बनती है, सीधी सिंपल सी बात है। टेंडन, लिगामेंट, जितने भी आपके डेंस, रेगुलर, इरेगुलर, जितने भी टिश्यू है, आपका पूरा ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, तो ब्लड भी मीजोडर्म से ही बनता है, ठीक है। हार्ट
कि वॉल मसल्स की बनी है, कार्डियक मसल्स, और मसल्स किससे बनती है, मेसोडर्म से, तो हार्ट का भी जो मेजर पार्ट है मायोकार्डियम वो मेसोडर्मल है। सिंपल, ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। तो हमारी बॉडी में ये जो मस्कुलर टिश्यू है जो मेसोडर्मल ओरिजिन रखता है, ये हमारा 40 से 50% वेट इसकी वजह से होता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं जो जितना ज्यादा जिम जाता है, मसल्स बनाता है अपनी, है ना, उतना ही वो स्ट्रांग होता जाता है, क्योंकि बट ऑब्वियस मसल्स में तो स्ट्रेंथ होती ही है, उसके लिए फिर प्रोटीन इंटेक भी बढ़ाना होता है, मसल्स को प्रोटीन चाहिए। ओके, देन तो हमारे मसल्स में 4 प्रॉपर्टीज हैं जो मस्कुलर टिश्यू को बाकी सारे टिश्यूज से अलग बनाती है। अच्छा एक मिनट, एक चीज मैं आपको बता रही थी, हाँ मैं आपको ओरिजिन बता रही थी ना, तो एपिडर्मिस का ओरिजिन तो तीनों से, मतलब सॉरी एपिथेलियम का ओरिजिन तो तीनों से हो गया, मस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन किससे हुआ, मेसोडर्म से, और रही बात हमारे नर्वस टिश्यू की, तो हमारा न्यूरल टिश्यू बनता है बच्चों सबसे बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म से, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो हमारे मसल्स में 4 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं बच्चों, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। बहुत मिलते जुलते ऐसे वर्ड्स हैं बट सब अलग अलग है, मैंने लेक्चर में समझा रखा है। एक्साइटेबिलिटी मतलब जब तक मसल को न्यूरॉन से सिग्नल नहीं मिलेगा वो एक्साइट नहीं होगी, काम नहीं करेगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी यू ऑल नो, एक्सटेंसिबिलिटी यानी रिलैक्स होना, फैलना, और इलास्टिसिटी क्यों, क्योंकि ये 2 प्रॉपर्टीज हैं, अपने साइज को, अपने शेप को छोटा बड़ा कर सकती है मसल, तो मसल्स कैसे टिश्यू में आएगी, इलास्टिक टिश्यू, ठीक है, सिंपल। देन 3 तरह की मसल्स के बारे में एनिमल टिश्यू चैप्टर में मैं आपको बता चुकी हूँ, बस जो ब्रीफ हमने वहां पे पढ़ा है वही आपसे पूछा जाएगा। स्केलेटल मसल्स को आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ाया गया है। पहले तो इस चैप्टर में तीनों मसल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा रिकॉल कराया है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पर दोबारा नहीं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है। कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू हैव द फॉलोइंग फीचर। अगर कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू की बात हो रही है मतलब मसल्स की बात हो रही है ना, तो ये बोल रहा है दे आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, यस, दे कंटेन स्ट्रेच रिसेप्टर्स। अब स्ट्रेच रिसेप्टर्स हमने कहाँ पढ़े थे, इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में स्ट्रेच रिसेप्टर्स थे ना, तो यस हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। बट अभी मैं इस पर एक बार क्वेश्चन मार्क लगाना चाहूंगी, क्योंकि स्ट्रेच रिसेप्टर हर मसल में हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एक बार इस पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस आर सीन इन देम, ये किसके लिए क्वेश्चन है बच्चों, एक बार रुको जरा, कुछ तो कंफ्यूजन है। विच ऑफ द अबव आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्फिंक्टर्स, है ना, हमारे मसल्स भी बॉडी में अलग अलग तरह से काम करते हैं ना, वही मुझे लग रहा था कि सारी मसल्स के लिए नहीं है ये, तो ये कह रहा है कि ये जो फीचर्स हैं वो मसल्स के हैं। अब इनमें से कौन से फीचर्स हैं जो स्फिंक्टर्स पर अप्लाई होते हैं, स्फिंक्टर्स जैसे यूरिथ्रल स्फिंक्टर बताए थे मैंने आपको, यूरिथ्रा में थे, खुलते बंद होते हैं, एनल स्फिंक्टर्स होते हैं, है ना, एक तरह से स्फिंक्टर्स का मतलब वॉल्व समझ लो आप, ओके। तो दे आर मेसोडर्मल, यस, दे कंटेन स्ट्रेच रिसेप्टर, नहीं स्फिंक्टर्स पर नहीं थे स्ट्रेच रिसेप्टर, अगर हम यूरिनरी ब्लैडर के कांटेक्ट में देखें तो वो स्मूथ मसल्स पे थे, ठीक है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस आर सीन इन देम, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल हमेशा स्फिंक्टर खुलते बंद होते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। दे डू नॉट फटीग ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एनिमल, नहीं, ऐसी मसल जो कभी भी नहीं थकती है वो सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल है, बाकी हमारी स्केलेटल और स्मूथ मसल दोनों ही ओवरवर्क करने पर उनमें फटीग आता है, एक में देर से आता है एक में जल्दी आ जाता है, लेकिन आता दोनों में है। और अगर हम स्फिंक्टर्स की बात करें तो मैंने आपको बताया था यूरिथ्रा पढ़ाते वक्त भी कि 2 पेयर स्फिंक्टर होते हैं, हमेशा जो अंदर वाले हैं वो तो कैसे होते हैं, वो तो होते हैं स्मूथ मसल्स वाले, और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स होते हैं वो हमारी विल पावर के कंट्रोल में होते हैं, वॉलंटरी होते हैं, तो इसलिए दे डू नॉट फटीग, ये गलत है ऐसा कहना, है ना। और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस आर सीन इन देम, ये ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों दे कंटेन स्ट्रेच रिसेप्टर, ये भी ठीक है, क्यों, क्योंकि है ना स्ट्रेच रिसेप्टर जरूरी नहीं है कि है ना सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स पे हो, हमने नहीं पढ़ा कहीं भी, एनसीईआरटी में नहीं लिखा, बट अगर लॉजिकली हम सोचे ना तो स्फिंक्टर्स में स्ट्रेच रिसेप्टर होने चाहिए, जिससे जब स्फिंक्टर खुले बंद हो तो नर्वस सिस्टम तक सिग्नल्स जाए और उसे पता चले कि स्फिंक्टर्स कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि यस स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 क्या है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्फिंक्टर्स के लिए करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, देखो मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, बहुत कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जो बहुत अलग अलग चैप्टर्स में हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको मिला जुला कर बनाए गए हों, और ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली या तो फिजियोलॉजी में ही बनते हैं क्योंकि फिजियोलॉजी एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, ठीक है। तो आप इस तरह थोड़ा सा लॉजिकल ब्रेन अपना लगा के करेंगे तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, देखते हैं क्या क्वेश्चन है।
हाँ जी, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल इज करेक्टली मैच विद इट्स एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्टिव टर्म। हमको सिंपली इन चारों का मीनिंग देखना है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज अपने शेप को में रिजिड ना हो बल्कि उसे चेंज कर सकती हो, तो यहाँ लिखा है एबिलिटी ऑफ अ मसल फाइबर टू रिकॉइल एंड रिज्यूम इट्स रेस्टिंग लेंथ आफ्टर बीइंग स्ट्रेच। थोड़ा टिपिकल तरह से लिखा है बट इसका सिंपली वही मतलब है कि जब एक मसल स्ट्रेच होती है तो कुछ समय बाद ये वापस रिकॉइल कर लेगी, अपने ओरिजिनल लेंथ को रिगेन कर लेगी। तो यस, दिस इज करेक्ट। यही इलास्टिसिटी है कि वो अपने शेप को रिजिड नहीं रख रही है। एक्साइटेबिलिटी का मतलब अभी क्या बताया था मैंने आपको, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एनी चेंज इन द एनवायरमेंट, कि जब भी कोई स्टिमुलस होगा जिससे हमारा नर्वस सिस्टम एक्सेप्ट करेगा और वो उसे सिग्नल भेजेगा तो मसल रिस्पॉन्ड करेगी। बिल्कुल ठीक है। जरूरी नहीं है स्टिमुलस इन्वायरमेंटल हो, इंटरनली भी तो होगा। बहुत सारी मसल्स इंटरनली भी तो काम करती हैं। तो यस, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द बॉडी। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू बी स्ट्रेच। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू शॉर्टन फोर्सिबली व्हेन स्टिमुलेटेड। तो यहाँ पर चारों का ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है, यानी ऑप्शन डी। ठीक है। वैसे हम इस चैप्टर में ये जो अभी तक हमने शुरू के क्वेश्चंस देखे हैं ना बच्चों, ये थोड़ा सा चैप्टर को में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेने के लिए मैंने लिए हैं। अदरवाइज आप नीट में देखना इस चैप्टर से बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो मसल से रिलेटेड कोई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर पर, जेड लाइन क्या होती है, एच जोन क्या होता है, और या फिर हमारी जो बोन्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत इजी चैप्टर इस क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, डोंट वरी। ठीक है, इस तरह के टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट आई वांट कि आप हर चैप्टर में हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके रखो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस लिए। ओके, now read the following statements and accordingly mark the option that has both correct statement। ठीक है भाई, हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालने हैं। तो कार्डियक मसल्स आर ब्रांच्ड विद वन और मोर न्यूक्लियाई। तुम खुद ही बताओ, कार्डियक मसल्स का स्ट्रक्चर तुमने पढ़ रखा है, यहाँ पर दे भी रखा है तुम्हारी बुक में। आप एनिमल टिश्यू, अगर डायग्राम ध्यान नहीं आ रहा है तो एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर पर जाकर देखो, वहां पर कार्डियक मसल्स का डायग्राम दिया है। उसमें क्या दिखाया है कि जो कार्डियक मसल्स है हमारी, उनमें उसका जो डायग्राम है उसमें ब्रांचिंग दिखा रखी है ना, ध्यान होगा आप लोगों को, उसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। तो जो क्या हो रहा है इसमें, जो कार्डियक मसल्स हैं वो हमारी ब्रांच्ड होती हैं बच्चों। ठीक है, उनमें बीच बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क भी होती हैं, अगर आपको ध्यान हो तो। एंड क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो तो स्केलेटल मसल जैसा है, यानी दिखने में ये स्ट्राइटेड होती हैं, बट इनका फंक्शन कैसा होता है, इनवॉलंटरी। हमारी विल पावर के कंट्रोल में थोड़ी ना हमारा हार्ट काम करता है। हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट करो, हम बोलते हैं रिलैक्स करो, नहीं, ऑटोनॉमसली काम करता है। तो इसीलिए कार्डियक मसल्स को थर्ड कैटेगरी में रख दिया कि भाई स्ट्रक्चरली ये स्ट्राइटेड है बट फंक्शनली इनवॉलंटरी है। ठीक है, उसमें भी मैंने तुम्हें बताया था कि चाहे से स्ट्रक्चर में ये स्केलेटल की तरह हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी है जो इनकी स्केलेटल से नहीं मिलती, वो है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्ट्राइटेड मसल्स जिनको आप कहते हैं, वहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, एक ही मसल सेल में मल्टी न्यूक्लियस होंगे। लेकिन कार्डियक मसल में एक सेल में एक ही न्यूक्लियस आपको मिलेगा, तो यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं है। डू रिमेंबर, चाहे से कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर स्केलेटल की तरह है बट इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं है, प्लस यहाँ पर आपको ब्रांचिंग मिलेगी जो स्केलेटल में नहीं मिलती। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कह रहा है कि कार्डियक मसल्स ब्रांच्ड हैं, बिल्कुल ब्रांच्ड हैं, बट मल्टी न्यूक्लिएटेड है नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। स्मूथ मसल्स जो हैं हमारी वो अनब्रांच्ड हैं, बिल्कुल सिंगल सिंगल मसल्स इस तरह से स्पिंडल शेप मसल्स बनी हुई हैं। किसी को याद नहीं आ रहा है तो प्लीज गो बैक टू द चैप्टर, डायग्राम को रिवाइज करो। सिलेंड्रिकल है क्या, नहीं। स्मूथ मसल्स कब से सिलेंड्रिकल होने लगी भाई, स्मूथ मसल्स तो एंड पर से पॉइंटेड होती हैं, स्पिंडल शेप होती हैं। सिलेंड्रिकल तो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं, ऐसे बनी हुई है ना, ये वाली स्केलेटल मसल्स जिन्हें आप स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं। फिर ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होती हैं इस तरह से। ठीक है, जब तक आप बायोलॉजी को डायग्राम्स के थ्रू याद नहीं करेंगे, आपको उनके स्टेटमेंट याद नहीं रहने वाले। हर चीज जो डायग्राम के थ्रू आपको पढ़ाई जा रही है, उसके डायग्राम का इम्प्रिंट, उसकी छाप आपके दिमाग में होनी चाहिए, और वो सिर्फ तब पॉसिबल है बच्चों जब आपने डायग्राम खुद हाथ से बनाया हो। ये मत सोचना कोई भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, वह मैम ने बोर्ड पे बहुत अच्छा डायग्राम बना दिया, हमें दिखा दिया, अब हमें याद रहेगा, नेवर।
यू हैव टू मेक दैट डायग्राम बाय योरसेल्फ, तब जाके आपको ध्यान रहेगा कि अच्छा हाँ स्केलेटल मसल को मैंने ऐसे ड्रॉ किया था तो वो तो सिलेंड्रिकल थी, स्मूथ मसल स्पिंडल शेप थी, ठीक है। यहाँ पर लॉजिक्स के साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने दिमाग में स्टोर भी करनी होती है, तभी आप बायोलॉजी को अच्छे से याद रख पाएंगे, ठीक है। तो ये गलत हो गया। स्ट्राइटेड मसल्स ब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल है, स्ट्राइटेड मसल्स आर ब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल, ये भी गलत है। ये क्या हुआ, स्ट्राइटेड मसल्स आर ब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल। इनवॉलंटरी मसल्स यानी ये वाली, ये नॉन स्ट्राइटेड है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें तो दो स्टेटमेंट सही निकालने थे ना हमको, ये क्या हुआ, कहां पर गड़बड़ हो रही है बच्चों, देखिए जरा कहां पर गड़बड़ हो रही है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या फिर क्या। स्ट्राइटेड मसल्स दे आर नोन एज वॉलंटरी मसल्स, देयर इज सम मिस्टेक इन क्वेश्चन, यस। देखो ना आप खुद ही देखो, कार्डियक फाइबर्स आर ब्रांच्ड, है ना। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन को। कार्डियक फाइबर्स ब्रांच्ड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वन और मोर न्यूक्लियाई नहीं, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो ये गलत है। स्मूथ मसल्स अनब्रांच्ड है, ये बात ठीक है, बट सिलेंड्रिकल है, ये बात गलत है। स्ट्राइटेड मसल्स को ब्रांच कह दिया, ये बात गलत है। सिलेंड्रिकल कह दिया, ये बात ठीक है। एंड इनवॉलेंट्री मसल्स को नॉन स्ट्राइटेड कहा है, तो बिल्कुल ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में ही कुछ मिसप्रिंट है, जहां तक मुझे लगता है या तो ये ब्रांच की जगह अनब्रांच होना चाहिए। अगर ये अनब्रांच कर देते हैं तो हमारे ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स पर शक नहीं करना है। कॉन्सेप्ट पर अगर डाउट है, आप चैप्टर पे जाओ, चैप्टर खोलो, वहां पे पढ़ लो। बहुत अच्छे से हमने टेबल बना रखी है लेक्चर में, वहां लिख रखा है स्ट्राइटेड मसल्स जो हैं वो अनब्रांच्ड होती हैं, डायग्राम भी आप बनाते हैं, एंड सिलेंड्रिकल होती है, यानी ये स्टेटमेंट ठीक है अगर इसको हम अनब्रांच कर दें तो। एंड इनवॉलेंट्री मसल्स आर नॉन स्ट्राइटेड, तो ये ठीक है। तो फिर यहाँ पर ऑप्शन सी एंड डी हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन में ओनली डी कहीं नहीं दिया, इसलिए मैंने ऑप्शन मतलब क्वेश्चन को चेंज कर दिया, अदरवाइज इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए था ओनली डी, ठीक है। बट ये कह रहा है ना दो करेक्ट स्टेटमेंट निकालने हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। चलिए, assertion reason, skeletal muscle fiber is a syncytium, syncytium वर्ड का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, यस बिल्कुल ठीक बात है। skeletal muscle fiber has a large number of parallelly arranged myofilaments in the sarcoplasm। अब यहाँ पर ये जो रीजन में जो स्टेटमेंट दिया है उसके लिए आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम इस चैप्टर में। अब हम स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर मैंने आपको लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तीन टर्म्स हैं जिसमें आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, आपको नहीं होना है कंफ्यूज। एक टर्म तो होती है मसल, मसल का मतलब होता है हमारी कोई भी एक मसल, जैसे बाइसेप मसल, ट्राइसेप मसल, या बॉडी की कोई भी मसल जो आपको यहाँ दिखाई है, दिस इज द मसल, ठीक है। अब एक मसल में आपको ये दिख रहे हैं सेक्शंस, जब आप किसी मसल का सेक्शन लेंगे तो आपको उसमें ऐसे बहुत सारे बंडल्स दिखेंगे, इनको आप कहते हैं मसल बंडल। क्या कहते हैं इनको आप, मसल बंडल्स। यानी वन मसल इज मेड अप ऑफ मेनी मसल बंडल्स, जिनको फैसिकल्स भी कहा जाता है। अभी भी सेल नहीं आई है। अब अगर आप किसी भी एक बंडल को देखोगे तो उसके अंदर भी आपको छोटे छोटे सेक्शंस दिख रहे हैं, ये एक्चुअली ऐसे लंबी लंबी सेल्स हैं। तो ये जो इंडिविजुअल आपको दिख रहा है ना, दिस वन, जितने भी दिख रहे हैं इंडिविजुअल हर मसल बंडल में, वो एक्चुअली एक मसल सेल को इंडिकेट कर रहा है। ये एक मसल सेल ऐसे, भाई किसी भी चीज में जैसे पेन में बहुत सारे रिफिल्स आप लगाएंगे और सेक्शन लेंगे, सामने से ऐसे सेक्शन लेंगे तो छोटे छोटे गोल गोल दिखेंगे ना आपको हर रिफिल के। तो एक्चुअली एक मसल में बंडल्स हैं, हर बंडल में जब आप दोबारा देख रहे हैं तो फिर हर बंडल में मसल सेल है। वन बंडल इज मेड अप ऑफ मेनी मसल सेल्स, और मसल सेल क्योंकि एक इलोंगेटेड सेल है तो मसल सेल को ही मसल फाइबर भी कहते हैं। जब तक ये तीन टर्म्स का कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा ना, आपको इसकी स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगी मसल की। आप लोग सोचते हैं मसल का स्ट्रक्चर, तो मसल का स्ट्रक्चर का मतलब मसल तो पूरी एक स्ट्रक्चर, पूरा एक हमारा जो ऑर्गन है, मतलब जो भी एक टिश्यू है, वॉट एवर यू आर सेइंग इट, वो एक पूरी मसल है। मसल को आप डिवाइड कर रहे हैं बहुत सारे फैसिकल्स में, और फैसिकल्स बने हैं मसल सेल्स के। यानी मैंने खूब सारी मसल सेल्स को उठाया और ऐसे पैरेलली अरेंज किया, ठीक है, और उनको चारों तरफ से कनेक्टिव टिश्यू की लेयर चढ़ा दी। फिर अगेन मसल सेल्स को अरेंज किया पैरेलली और उनके चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू की लेयर चढ़ा दी। फिर अरेंज किया, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर चढ़ा दी। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर हम लगा रहे हैं, ये फैसिकल्स बन रहे हैं, और फिर इन सारे फैसिकल्स को कवर करते हुए बाहर एक और लेयर लगा दी, तो बनी हमारी मसल। ये सब कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स हैं जो उनको बाइंड करने के लिए लगाई जा रही है। इनफैक्ट
जो आपने एक सिंगल मसल सेल देखी थी ना, जो आप बंडल के अंदर रख रहे थे, उस मसल सेल के चारों तरफ भी एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर आपने लगाई है। 3 लेयर्स होती है ना, एंडोमाइशियम, पेरीमाइशियम, एपीमाइशियम, वो इसी अकॉर्डिंग होती है। इस चैप्टर में दे नहीं रखा, एनिमल टिश्यू में मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को, ठीक है। तो इन तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, यानी हमारी एक मसल, हमारी एक सेल नहीं है, हमारी एक मसल बनी है बंडल्स की, और बंडल बने हैं मसल सेल्स के। एंड व्हाट इज मसल सेल? मसल सेल इज लाइक अ रिफिल। ये देखो, ये एक मसल सेल को मैंने बाहर खींच लिया, तो ये रही पूरी एक मसल सेल। And this muscle cell you can see very well is surrounded by many blood vessels. हर मसल सेल के लिए इंडिविजुअल आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, जिससे उस मसल सेल को न्यूट्रिशन मिल सके। मसल सेल को कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन चाहिए, खाना चाहिए, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको वापस लेना है, CO2 को लेना है। तो सिर्फ एक मसल को आर्टरी नहीं मिलती, उस मसल के, मसल बंडल के हर मसल सेल इज सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, दिस इज ब्लड कैपिलरी, ओके। एंड डू रिमेंबर कि अगर हम एक मसल सेल की बात कर रहे हैं, मैं एक मसल सेल को यहां बना दूं क्या? ये मैंने ये वाली बनाई है, ये एक मसल सेल यहां निकाल के बना दी, तो क्योंकि दिस डायग्राम इज ऑफ अ स्केलेटल मसल, क्योंकि हम स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है। तो अगर आप स्केलेटल मसल की एक मसल सेल को निकाल के देखेंगे, तो ये मसल सेल कैसी होगी? सिलेंड्रिकल, जैसा हमने अभी पढ़ा। कभी भी ब्रांच नहीं होती है, अनब्रांच्ड होगी, ठीक है, अनब्रांच्ड होगी, और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होगी। ये रही मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, सिंसीशियल होगी, ठीक है। और जैसा किसी भी सेल में होता है, इस मसल सेल में भी खूब सारा साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। चारों तरफ से इट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा कहते हैं। तो अब स्केलेटल मसल में क्या होता है बच्चों? आप सारी टर्म्स में सार्को लगा दो, जैसे प्लाज्मा लेमा को कह दो सार्कोलेमा। बहुत मुश्किल नहीं है इसको समझना, आप थोड़ा प्रैक्टिकली समझोगे तो मसल सेल का स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल सेल, बस मसल सेल लंबी है तो आपने इसको मसल सेल या मसल फाइबर कह दिया, ठीक है। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको आपने सार्कोलेमा कह दिया, इसका जो साइटोप्लाज्म है उसको आपने सार्कोप्लाज्म कह दिया। नॉर्मली आप किसी भी सेल में एक न्यूक्लियस बनाते, इसमें आपने मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन बना दी, ठीक है। जैसे किसी भी सेल में खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया बना दो। जैसे किसी भी सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क होता है, वैसे नॉर्मली हम सेल को गोल बनाते हैं। ये लंबी सेल है तो पूरा जो ER का नेटवर्क है वो भी ऐसे पैरेलली अरेंज है, डायग्राम में दिखाया है मैंने पढ़ाते वक्त, और उस नेटवर्क को कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक की जगह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर दिया, नथिंग एल्स, ठीक है। और इसको एक स्पेशल फंक्शन दे दिया कि इसको कैल्शियम का स्टोर करना है। दिस इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, इसके अंदर खूब सारा कैल्शियम स्टोर रहता है, क्योंकि मसल को हमेशा फंक्शनिंग करने के लिए कैल्शियम को बार बार साइटोप्लाज्म में भेजना पड़ता है, फिर वापस अंदर खींचना पड़ता है। तो वो कौन खींचेगा? मसल्स में ER का नेटवर्क, जिसको आप SR कह रहे हो, उसके अंदर कैल्शियम स्टोर है। जब भी सिग्नल्स आएंगे वो SR को अपने अंदर से साइटोप्लाज्म में भेज देगी, और जब सिग्नल्स खत्म हो जाएंगे तो वापस इसको पंप बैक कर लेगी, दैट्स इट, ठीक है। मतलब सब कुछ कोरिलेट करके समझोगे तो आपको चैप्टर समझ में आएगा। और बाकी जो भी किसी सेल में होता है ना, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, जितने भी ऑर्गेनल्स आप पढ़ते हैं, सेंट्रियोल, ह्यूमन एनिमल सेल है, तो वो सब इस मसल सेल में प्रेजेंट है। पर एक चीज इसमें स्पेशल है जो इसे बाकी सेल से अलग बनाती है। एक ऐसी चीज है इस मसल सेल के पास जो बाकी सेल्स में नहीं होती, और वो स्पेशल चीज क्या है बच्चों? वो स्पेशल चीज है, मान लो मैं एक बार अंदर की सारी चीजें मिटा दूं तो वो स्पेशल चीज है इसके अंदर प्रेजेंट फिलामेंट्स, इसके अंदर प्रेजेंट। अब फाइबर तो वर्ड यूज कर नहीं सकती मैं, क्योंकि फाइबर तो हमने सेल को ही बोल दिया ना, तो फाइबर के अंदर भी अगर फाइबर्स हैं तो फिर हमें उनको कुछ और नाम देना पड़ेगा। तो ये जो, अगर ये मसल सेल की लेंथ है तो इसी लेंथ के पैरेलली अरेंज इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ फिलामेंट्स का बंडल है, पैरेलली अरेंज। उन बंडल्स को कहते हैं मायोफिलामेंट्स। क्या कहते हैं इन बंडल्स को हम? मायोफिलामेंट्स। ये जो मायोफिलामेंट्स आपको दिख रहे हैं, नहीं रुको, मायोफिलामेंट्स नहीं, पहले मायोफाइब्रिल्स, पहले मायोफाइब्रिल्स, मायोफिलामेंट तो अभी आएगा। फाइबर की ब्रांच में फाइब्रिल्स, अभी फिलामेंट मत लिखो, अभी फाइब्रिल्स लिखो। ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाए हैं, दीज आर मायोफाइब्रिल्स। अब अगर मैं इसमें से एक मायोफाइब्रिल को निकाल लूं तो जो एक मायोफाइब्रिल है ना, वो एक मायोफाइब्रिल अगेन पैरेलली अरेंज बहुत सारे फिलामेंट्स का बना हुआ है।
ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल आता है, इसलिए आप लेक्चर पे जाना, वहां पर मैंने एक बहुत अच्छे डायग्राम के थ्रू दिखाया है कि फाइब्रिल्स जो है वो बने होते हैं फिलामेंट्स के। किसके बने होते हैं बच्चों? फिलामेंट्स के। अब आप इसे कहेंगे मायोफिलामेंट, यानी मायोफाइब्रिल भी खुद छोटे छोटे फिलामेंट्स का बना हुआ है, जिनको कहते हैं मायोफिलामेंट। और ये मायोफिलामेंट दो तरह के हैं, कुछ का डायामीटर पतला है यानी थिन फिलामेंट्स, कुछ का डायामीटर मोटा है यानी थिक फिलामेंट। जो थिन फिलामेंट्स हैं उनको आप कहते हैं एक्टिन, और जो थिक फिलामेंट्स हैं उनको आप कहते हैं मोटा मायोसिन। ठीक है, तो थिक फिलामेंट मायोसिन, एम फॉर मोटा, एम फॉर मायोसिन, और पतला सा जो है वो है एक्टिन। ठीक है, और एक्टिन मायोसिन भी ऐसे नहीं, जैसे ये एक मायोफिलामेंट है ना ग्रीन कलर वाला, इसमें एक्टिन मायोसिन का बहुत पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, और उसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट की वजह से फिर हमें ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जब हम इस मसल सेल को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें स्ट्राइटेड अपीयरेंस नजर आती है, धारियां नजर आती है, कुछ हल्का पार्ट दिखता है, कुछ गहरा, कुछ हल्का, कुछ गहरा। तो इसीलिए इस स्केलेटल मसल का नाम पड़ा स्ट्राइटेड मसल, क्योंकि इसमें हमें स्ट्राइशंस दिखते हैं। इनको स्ट्राइशंस नहीं बोलते। हाँ, ये जो मायोफाइब्रिल है ये अभी आपको वर्टिकली बनाया है मैंने यहाँ पर। अब इस मायोफाइब्रिल को मैं ऐसे लेटा दूं, ये जो एक मायोफाइब्रिल निकाल रही हूं मैं, ठीक है, ये मैंने इस मायोफाइब्रिल को लेटा दिया। तो इस मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ, ये सब चीजें आपको नोट करनी है अपनी एनसीईआरटी में। ये ऐसा का ऐसा चार्ट लिखा होना चाहिए, 1 2 3 4 5, ये पांचों टर्म्स अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। एक डायग्राम मसल सेल का बना होना चाहिए जिससे आपको बता रहा है कि एक मसल सेल में क्या क्या होता है। ठीक है, एंड हटा रही हूं मैं इसको। अगर हम इस मायोफाइब्रिल की बात करें, ये रहा, दिस इज अ मायोफाइब्रिल, दिस इज अ मायोफाइब्रिल, तो देखो ये कैसा दिखता है। इसके लिए तुम्हारी बुक में फिर ये डायग्राम दिया हुआ है, दिस डायग्राम इज, ये किसका डायग्राम है? इस डायग्राम में तुमको ये देखो, ये दिखाएं, इससे तो कम समझ में आएगा, इससे समझ में आएगा। ये एक्टिन है, ठीक है, और ये बीच बीच में मोटे मायोसिन्स है। तो ये एक मायोफिलामेंट दिखाया है तुमको, सिर्फ एक मायोफाइब्रिल दिखाया है। एक मायोफाइब्रिल में ऐसे बहुत सारे, एक मायोफाइब्रिल में जो मैंने वहां ग्रीन कलर से बनाया था ना, उसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ मान लो समझने के लिए। ये एक मायोफाइब्रिल बनाया मैंने, वो पतला सा, उसको जूम कर दिया है हमने समझने के लिए। ठीक है, उस मायोफाइब्रिल में, जैसे मायोफाइब्रिल को हमने ऐसे लेटा दिया, अब जब आपने इसको लेटा दिया तो आपको इसके बीच बीच में ना ऐसे जिगजैग जिगजैग लाइंस दिखेंगी, जिगजैग जिगजैग लाइंस दिखेंगी, इनको बोलते हैं जेड लाइंस। ये सब माइक्रोस्कोपिकली दिखेंगी। ठीक है, और इस जेड लाइन से अटैच रहते हैं दोनों तरफ, राइट लेफ्ट करके एक्टिन फिलामेंट्स। ऐसे ये जेड लाइन है तो ये रहे, इससे अटैच रहते हैं एक्टिन फिलामेंट्स। ठीक है, और दो एक्टिन, फिर जब ये एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, इनके बीच बीच में जो जगह बचती है वो होती है, वहां पर आता है मायोसिन फिलामेंट। तो इनको माइक्रोफिलामेंट्स या मायोफिलामेंट्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो है मायोसिन, ये जेड लाइन से डायरेक्टली अटैच नहीं होता, ये कहाँ अटैच होता है? ये सेंटर पे एक लाइन होती है जिसको एम लाइन बोलते हैं, उससे अटैच रहता है। ठीक है, ऐसे करके ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है। और जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो अब देखो, मायोफाइब्रिल को मैंने लिटा दिया, मतलब मैंने पूरी मसल सेल को लिटा दिया, हॉरिजॉन्टली देख रही हूं अब मैं मसल सेल को लिटा कर। ठीक है, तो जब मैं उसको देख रही हूं तो उसमें मुझको क्या दिखेगा, ध्यान से सुनना, ए बैंड और आई बैंड भी तुम यहीं पर समझ लो कि, एक मिनट, कि जहां पर भी जेड लाइन होगी, उस जेड लाइन के आसपास का जो एरिया है, उस जेड लाइन के राइट एंड लेफ्ट का जो एरिया है, उस राइट एंड लेफ्ट के एरिया में, जितने एरिया में, एक बार मैं ये पूरा मिटा देती हूं, जितने एरिया में, देखो ध्यान से, अगर ये जेड लाइन है और इस जेड लाइन के इधर ये एक्टिन बनाया मैंने, ठीक है, और ये मायोसिन है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ना बच्चों, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट, इसमें कहीं मायोसिन आ रहा है क्या? इसमें सिर्फ एक्टिन फिलामेंट वाला पार्ट ही दिख रहा है ना आपको, इसमें मायोसिन तो नहीं आ रहा। ऐसे ही जेड लाइन के इधर आओ, ये मायोसिन दिखाया है, तो इतना पार्ट, इस वाले पार्ट में सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स ही है ना। तो जब हम माइक्रोस्कोप से जेड लाइन के राइट एंड लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो हमको ये लाइट कलर का दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा लाइट कलर का? क्योंकि इसमें सिर्फ एक्टिन पतले वाले फिलामेंट्स हैं, मोटे फिलामेंट्स नहीं है, थोड़ा हल्का दिखेगा। तो इसको नाम दे दिया, तो इस पार्ट को नाम दे दिया आई बैंड। इस पार्ट को क्या नाम दे दिया बच्चों? आई बैंड। कहीं भी जहां जहां जेड लाइन होगी, जेड लाइन के राइट और लेफ्ट की तरफ जितने पार्ट में मायोसिन नहीं आ रहा है, जिस पार्ट में सिर्फ एक्टिन फिलामेंट है, उस वो पार्ट आपको कैसा दिखेगा? ये डार्क वाली जेड लाइन दिख रही है, दोनों तरफ हल्का पार्ट दिख रहा है, इस पूरे बैंड को आप कहते हैं आई बैंड। आई बैंड यानी हल्का बैंड, लाइट बैंड, आई बैंड यानी लाइट बैंड।
इसको आई क्यों कहा? व्हाट आई इंडिकेट? आई इंडिकेट आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक यानी एक ही तरह का, क्योंकि ये वो पार्ट है जिसमें सिर्फ एक्टिन, एक्टिन फिलामेंट वैसे यहां तक है, यहां तक है एक्टिन फिलामेंट, ये भी यहां तक है, बट लेकिन जो मायोसिन है वो ऐसे है, जो मायोसिन है वो ऐसे है। तो जिस पार्ट में मायोसिन नहीं पहुंच रहा उस पार्ट को हम कहेंगे आई बैंड, बिकॉज इट कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ बैंड। आइसो यानी एक, है ना, सेम टाइप ऑफ बैंड्स। कौन से फिलामेंट्स हैं यहाँ पर? नॉट बैंड, बैंड और फिलामेंट अलग अलग है। फिलामेंट मतलब एक्टिन मायोसिन, बैंड उनके अरेंजमेंट से बन रहे हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को आप कहेंगे आई बैंड। और ये जो पूरा पार्ट बचा है ना, ये 2 जेड लाइन थी, उनमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट तो आई बैंड में आ गया। ये जो पूरा पार्ट है विच इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ मायोसिन, जितनी मायोसिन की लेंथ है उतने पूरे पार्ट में मायोसिन भी है और उसको ओवरलैप करता हुआ एक्टिन भी है। तो ये वाला पार्ट जब हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं हमें एकदम डार्क कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसमें मायोसिन भी दिख रहे हैं और इसमें एक्टिन भी दिख रहे हैं। तो एक्टिन एंड मायोसिन दोनों की वजह से ये पार्ट बना है, इसलिए इस पार्ट को नाम दे दिया अंधेरा बैंड, क्योंकि ये डार्क दिख रहा है। ए बैंड हमेशा डार्क बैंड होता है, अंधेरा कायम रहे। पहले एक प्रोग्राम आता था ना शक्तिमान, उसमें किलविश का फेमस डायलॉग था अंधेरा कायम रहे। हालांकि हम नहीं चाहते अंधेरा कायम रहे, हमें तो उजाला पसंद है, ठीक है, बस याद रखने के लिए बता रही हूं मैं। तो ए बैंड यानी डार्क बैंड, हमेशा याद रखो। ए बैंड कैसा दिखेगा? डार्क। बट ये ए कहां से आया? ए आया है अनाइसो से। अनाइसो यानी 2 टाइप के, तो क्योंकि यहाँ पर एक्टिन भी है मायोसिन भी है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जो आई बैंड और ए बैंड है ना उसमें पता नहीं ऐसे गड़बड़ कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं कि आई बैंड एक्टिन से बना है, ए बैंड मायोसिन से बना है। नहीं, एक्टिन एंड मायोसिन का अरेंजमेंट तो ऐसे है, और ए बैंड और आई बैंड हम ऐसे देख रहे हैं क्योंकि जहां जहां एक्टिन और मायोसिन की ओवरलैपिंग हो रही है वो पूरा पार्ट तो आपको डार्क दिखेगा, दैट इज अंधेरा। अंधेरा मतलब ए बैंड, ए मतलब एनाइसोट्रॉपिक, एनाइसो मतलब दोनों, एनाइसो यानी डिफरेंट, डिफरेंट टाइप यानी एक्टिन मायोसिन दोनों। और जेड लाइन के राइट एंड लेफ्ट की तरफ थोड़ा थोड़ा पार्ट जिसमें सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स ही दिख रहे हैं वो आपको लाइट दिखेगा, यानी आप उसे कहेंगे आई बैंड, यानी कि लाइट बैंड, यानी कि आइसोट्रॉपिक बैंड। आइसो यानी एक, क्योंकि उसमें सिर्फ एक्टिन फिलामेंट, सिर्फ पतले वाले फिलामेंट्स ही हैं, ठीक है। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। तो इस तरह एक स्केलेटल मतलब एक मसल हमने ली, उसके अंदर हमने बंडल्स देखे। मान लो उस मसल को ऐसे लिटा दो, जैसे ऊपर वाला डायग्राम था ना वो पिछले पेज वाला, उसको लिटा दो। उसमें आपने बंडल्स देखे, बंडल्स में आपने एक मसल सेल देखी, ये एक मसल सेल है बहुत बड़ी, मसल सेल को बड़ा करना पड़ेगा एक बार। फिर उस मसल सेल में ऐसे हजारों मायोफिलामेंट्स हैं बच्चों, ये ग्रीन कलर के हजारों हैं, एक नहीं है। अगर आपने मसल को लिटा रखा है तो मसल के पैरेलल इनको भी लिटा दो, मसल को खड़ा कर रखा है तो इनको भी खड़ा कर दो। अच्छा, एक खड़ी मसल की बात करो, मान लो यूं कर रखा है मैंने मसल को और उसमें मैं देख रही हूँ अभी जो डायग्राम हमने बनाया था, तो फिर ए बैंड आई बैंड कैसे दिखेंगे आपको? ऐसे, ए बैंड आई बैंड, फिर ए बैंड, फिर आई बैंड, है ना। जो भी मसल का खुद का एक्सिस है उसके 90 डिग्री पर ए बैंड और आई बैंड दिखेंगे। बाकी सारी चीजें मसल के एक्सिस के पैरेलल है, चाहे वो मसल सेल हो, चाहे वो मायोफिलामेंट्स हो, चाहे वो मायोफाइब्रिल्स हो। मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट अलग अलग है। और जो ए बैंड और आई बैंड है वो इन सारी चीजों के 90 डिग्री पर दिखेंगे। या तो इन सारी चीजों को लिटाओ, ऐसे लिटा दो, तब आपको आई बैंड ए बैंड दिखेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? जब तक नहीं समझ में आएगी कितने क्वेश्चन कर लो, नीट में आएगा फिर गलत करके आओगे। तुम्हें एकदम प्रैक्टिकली लॉजिकली इन चीजों को समझना होगा, ठीक है, डन। और मैंने बहुत अच्छे से वहां पर लेक्चर में पढ़ाया है ना, सब कुछ एक एक चीज बताइए। अगर और डिटेल में जाना है तो प्लीज वॉच द लेक्चर, डोंट मिस, ठीक है। यहाँ पर मुझे लगता है एनसीईआरटी में गड़बड़ है। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है बच्चों कि जब ये इसकी बात कर रहे हैं ना मसल फाइबर की, तो किसकी बात कर रहे हैं? मसल सेल की। तो मसल सेल में ये कह रहे हैं कि देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स, दैट इज मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल। इन्होंने एक ही मान लिया, मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट को एक ही मान लिया। बट नाउ यू नो कि अगर ये एक मसल सेल है तो इस मसल सेल में ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाए हैं ये मायोफाइब्रिल्स हैं। दीज आर मायोफाइब्रिल्स, जो बहुत सारे होते हैं एक ही मसल सेल में, है ना। वी कैन नॉट इमेजिन, बहुत पतला, बहुत थिन डायमीटर होता है इनका। हमें ऐसा लग रहा है 2-3 से ज्यादा कैसे आएंगे, बट बहुत सारे होते हैं, लिखा है लार्ज नंबर। और हर मायोफाइब्रिल बहुत सारे एक्टिन मायोसिन से बनाए। कैसे अरेंज है? बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से। पहले इस पे जेड लाइन होंगी, फिर जेड लाइन से जुड़े हुए एक्टिन होंगे, जो मैंने तुम्हें समझाया। तो मायोफाइब्रिल खुद मायोफिलामेंट्स का बना है, शायद इसलिए एनसीईआरटी ने लिख दिया मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल को सेम, बट सेम नहीं होते।
पहले मायोफाइब्रिल आएंगे, फिर मायोफाइब्रिल में जेड लाइंस होंगी, उन जेड लाइन से अटैच एक्टिन एंड मायोसिन होंगे, जिनको आप मायोफिलामेंट्स कहोगे। ठीक है, डन है क्या ये बात? और जब आप एक मायोफाइब्रिल को निकालकर ध्यान से देखोगे माइक्रोस्कोप से, तो आपको उस पे डार्क एंड लाइट बैंड्स नजर आएंगे। वो डार्क एंड लाइट बैंड्स क्यों बने? वो बने एक्टिन एंड मायोसिन के स्पेसिफिक पैटर्न की वजह से। वो पैटर्न क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अगेन मुझे यहाँ पर एक मिस्टेक लगती है, इस चैप्टर में बहुत प्रूफ रीडिंग की जरूरत है, एनसीईआरटी को अब तक की नहीं गई है। देखो यहाँ क्या लिखा है कि जो लाइट बैंड है, लाइट बैंड यानी अंधेरा नहीं, लाइट यानी आई बैंड, तो ये कह रहा है कि भाई आई बैंड कंटेन एक्टिन, मान लिया हमने, बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसको आइसोट्रॉपिक कहते हैं। बट आगे लिख दिया वेयर इज द डार्क बैंड, जिसको आप ए बैंड या अनाइसोट्रॉपिक बैंड कहते हो, कंटेन्स मायोसिन, इनको लिखना चाहिए कंटेन्स मायोसिन 2, यानी इसका मतलब ए बैंड में एक्टिन तो है ही, प्लस उसमें मायोसिन भी है, तो ए बैंड कंसिस्ट एक्टिन एज वेल एज मायोसिन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोनों ही, अब प्रोटीन क्या है, एक्टिन और मायोसिन एक तरह की प्रोटीन है बच्चों, तो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स जो है उनके लिए लिखा है कि दे आर अरेंज्ड एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसा हमने अभी देखा, पैरेलल टू ईच अदर, ये सब एक दूसरे के तो पैरेलल ही है ना, एक्टिन मायोसिन, ये मायोफाइब्रिल तो सब पैरेलल ही है। बैंड जो दिख रहे हैं वो 90 डिग्री पर हमको दिखेंगे। ठीक है, एंड वाई मसल सेल्स आर रेड इन कलर, क्योंकि मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म में, जैसे हमारे आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है, वैसे मसल्स में एक पिगमेंट होता है मायोग्लोबिन, तो दैट्स व्हाई मसल्स आर रेड इन कलर, वो भी आप डायग्राम में ऐड कर लेना, स्पेशल पिगमेंट है। और जिस मसल सेल में जितना मायोग्लोबिन होगा वो उतनी डार्क रेड होगी, तो उस बेसिस पर हमारी बॉडी में जितनी भी मसल सेल्स है ना, मसल फाइबर है, वो दो तरह के होते हैं, आरएमएफ, डब्ल्यूएमएफ, रेड मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर। रेड यानी बहुत ज्यादा मायोग्लोबिन है उनके पास, व्हाइट क्योंकि कम मायोग्लोबिन है। व्हाइट का मतलब ये नहीं कि वो व्हाइट कलर के होते हैं, व्हाइट का मतलब कि उनमें रेडिशनेस बहुत कम होती है क्योंकि मायोग्लोबिन बहुत कम है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन? जो हीमोग्लोबिन करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है, क्योंकि जरूरत तो नहीं है कि हर वक्त हर मसल को ऑक्सीजन मिलती रहे, तो मायोग्लोबिन अपने पास हमेशा ऑक्सीजन रखता है कि क्या पता कब इस मसल को हम एक्टिवली काम करने लग जाएं, कब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाए। तो जितना मायोग्लोबिन ज्यादा होगा उतनी ऑक्सीजन ज्यादा होगी, उतनी ही वो मसल एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा करेगी। तो हम ऐसा बोलते हैं ना, आपने पढ़ रखा है इस वाले टॉपिक के लास्ट में दे भी रखा है, एकदम लास्ट में, इसके बाद अभी इसका रिवीजन करेंगे हम, यहाँ पर लास्ट में दे रखा है आरएमएफ और डब्ल्यूएमएफ के बारे में, कि जो हमारे व्हाइट फाइबर्स हैं वो जल्दी थक जाते हैं या वो एनारोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि व्हाइट फाइबर्स के पास मायोग्लोबिन कम है, तो उनके पास ऑक्सीजन कम है, तो अगर ऑक्सीजन कम है तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, और फिर भी हम उन्हें यूज करे जा रहे हैं, तो दे स्टार्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिससे हमारी मसल्स में क्या बनने लगता है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी में जो अलग अलग मसल्स है ना, मैंने तुम्हें कहा कि एक मसल में बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं, तो हर मसल में रेड मसल फाइबर्स भी होते हैं, व्हाइट मसल फाइबर्स भी होते हैं। अब जिस मसल में आरएमएफ ज्यादा होंगे वो मोस्ट ऑफ द टाइम एरोबिक रेस्पिरेशन करेगी, जल्दी नहीं थकेगी, और जिस मसल में डब्ल्यूएमएफ ज्यादा होंगे वो बहुत जल्दी थक जाएगी, क्योंकि जैसे ही लैक्टिक एसिड बनेगा थकान हो जाएगी, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज फटीग। ठीक है, ये सब रिवाइज करा रही हूँ मैं तुम्हें, ये मत समझना मैम तो जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रही है, मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, पढ़ हम चुके हैं ऑलरेडी। मैं चाहती हूँ जितना भी तुमने इस चैप्टर में पढ़ा उसको एक बार दिमाग में रिवाइज कर लो, कोरिलेट कर लो, हर जगह से हर चीज कनेक्ट हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, डन। और हाँ, एक और चीज याद रखना कि ये जो डब्ल्यूएमएफ और आरएमएफ की बात हो रही है, तो वैसे तो नेचर ने हर चीज आरएमएफ को ज्यादा दी, आरएमएफ को मायोग्लोबिन ज्यादा दिया, ऑक्सीजन का स्टोरेज ज्यादा है, हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, और बट ऑब्वियस इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होंगे, तभी तो एटीपी ज्यादा बन पाएगा। लेकिन डब्ल्यूएमएफ ने शिकायत की कि यार तुमने सब कुछ ही उसको ज्यादा दे दिया, कुछ तो मुझे भी ज्यादा दो, तो डब्ल्यूएमएफ को एक चीज ज्यादा दे दी, दैट इज एसआर। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क है या नंबर है, वो जो अमाउंट है वो डब्ल्यूएमएफ में कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, यानी उनके पास कैल्शियम का स्टोरेज आरएमएफ से थोड़ा ज्यादा है ना। टेबल बना सकते हो आप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरएमएफ एंड डब्ल्यूएमएफ, बनवा रखी है लेक्चर में मैंने। ठीक है, डन। तो ये मैंने आपको एक साथ पूरा एक बार मसल सेल्स का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम इनके फंक्शनिंग मैकेनिज्म पर जाएंगे। तो स्केलेटल मसल फाइबर इज अ सिंसिशियम, बिल्कुल ठीक है। स्केलेटल मसल फाइबर हैज अ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड मायोफिलामेंट्स। सही है अब बात ये कि अगर ये स्केलेटल मसल फाइबर है तो उसमें बहुत सारे पैरेलली अरेंज्ड मायोफिलामेंट्स होते हैं इन द सार्कोप्लाज्म। अब देखो, इसलिए मुझको ना ये कभी कभार लगता है कि एनसीईआरटी में कुछ करेक्शंस बहुत मैंडेटरी हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर पैरेलली अरेंज्ड मायोफाइब्रिल्स एप्रोप्रिएट टर्म होनी चाहिए थी,
बट क्योंकि एनसीईआरटी में मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट को एक ही माना है तो हमें इसको भी सही मानना पड़ेगा। बट क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? कहीं से भी नहीं, तो नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो ऑप्शन बी। ये जो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, उनमें कुछ में तो बिल्कुल क्लियरली पता चल जाता है कि हाँ यार ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट कुछ में डाउट आ जाता है। जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन किया था, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो था, उसमें हमें नहीं समझ में आ रहा था एग्जैक्टली। अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वहां पर जो एग्जामिनर जिस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर सोच रहा है फिर वैसा ही आंसर करना पड़ता है। हो सकता है कुछ बुक्स में इसका आंसर ए भी लिखा हो, कुछ बुक्स कहेंगी कि नहीं यार ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट ऑब्वियस पूरा तो नहीं है, तो कुछ इसको सही मान लेंगे, कुछ इसको सही मान लेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस मुझे हमेशा से कंफ्यूजिंग लगते हैं और मैं प्रे करती हूँ कि बच्चों के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस ना आए। एक तो वैसे बच्चे इतना एंशियस रहते हैं, एग्जाम में स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, ऊपर से ऐसे क्वेश्चन और डाल दो जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, ठीक है। मुझे लगता है कि नॉलेज को जज करना चाहिए, इस चीज को नहीं कि यार ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है तो क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The portion of the myofibril between two successive Z line is considered as the functional unit of contraction called sarcomere. अभी जो मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाया बच्चों, उसमें ये जो Z लाइंस मैं आपको बोल रही थी कि एक मायोफाइब्रिल पर बहुत सारी Z लाइन होती हैं, तो डू रिमेंबर दो Z लाइंस के बीच के पूरे पार्ट को एक नाम दिया गया है, दैट इज सार्कोमियर, क्योंकि दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। जब भी कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है ना, तो वो इन्हीं जेड लाइंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जेड लाइन इलास्टिक लाइन होती है, जब एक्टिन फिलामेंट्स अंदर की तरफ खींचते हैं तो वो जेड लाइंस को भी खींचते हैं, तो पूरा मायोफाइब्रिल छोटे होते हैं, सारे मायोफाइब्रिल छोटे होंगे तो मसल भी सेल भी छोटी होगी, मसल सेल्स छोटी होंगी तो मसल्स भी छोटी होंगी। तो जो मसल्स का मूवमेंट है उसकी शुरुआत एक्चुअली जेड लाइंस पर हुई है, तो दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को सार्कोमियर कहते हैं। डू रिमेंबर इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। सार्को वर्ड स्केलेटल मसल्स के रिलेशन में ही आता है, ठीक है। तो टू सक्सेसिव जेड लाइन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमियर। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड, अच्छा अब इसमें एक और चीज देखो कि अगर हम, जो मैं आपको कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रही हूँ कि जब जेड लाइंस खिसकेंगी, इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि अगर मायोफाइब्रिल का एक पार्ट दिखाया है, तो बहुत सारे मायोफाइब्रिल हैं लंबे लंबे, उस मायोफाइब्रिल का सिर्फ एक पार्ट दिखाया है जिसमें तुम्हें जेड लाइंस दिखाई हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है डायग्राम कि भाई ये तो नॉर्मल स्टेट है, जब सारी जेड लाइंस अपनी अपनी जगह पर हैं और जितनी एक मायोफाइब्रिल की लेंथ होनी चाहिए उतनी है। अच्छा ये भी ध्यान रखना, एक मसल सेल में, एक मसल सेल यानी मसल फाइबर में अगर 1000 मायोफाइब्रिल्स हैं, तो जब सिग्नल आएंगे तो वो 1000 मायोफाइब्रिल एक साथ काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनमें से 500 कह दें कि हम तो कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं और 500 ना करें। एक मसल सेल को सेम सिग्नल आते हैं, तो उसमें जितने भी मायोफाइब्रिल हैं सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मसल सेल भी कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूँ आपको कि जो एक जो सिग्नल्स आए और सिग्नल्स आने से जब ये मान लो रिलैक्स पोजीशन में है, अब जब सिग्नल्स आए तो सिग्नल आने पे कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है मसल, देखो जेड लाइन की पोजीशन पहले यहाँ थी जबकि अब अंदर की तरफ चली गई, जितनी भी जेड लाइंस होंगी सब अंदर आएंगी, पर वो अंदर क्यों आई? वो खुद नहीं चल सकती। एक्टिन फिलामेंट जो है ना वो स्लाइड करते हैं बच्चों, देखो ये एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट भी सिकुड़ नहीं रहे, एक्टिन फिलामेंट की लेंथ कम नहीं हो रही है, एक्टिन फिलामेंट जो दो ऐसे बैठे हैं उनके बीच में काफी स्पेस है, तो दे कैन स्लाइड, दे नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करके अंदर आ रहे हैं, तो जैसे जैसे सारे एक्टिन फिलामेंट अंदर की तरफ आएंगे, देखो अभी भी एक्टिन फिलामेंट की लेंथ वही है, सिर्फ ये स्लाइड करके अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो जब सारे एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करेंगे अंदर की तरफ, क्योंकि इनके पास काफी स्पेस है, तो हम कहेंगे मसल ने कॉन्ट्रैक्शन किया है। जब तक सिग्नल आते रहेंगे, अभी ये मसल ने रिलैक्स नहीं हो गई, अभी कॉन्ट्रैक्टेड ही, अभी और कॉन्ट्रैक्ट होगी और कॉन्ट्रैक्ट होगी और कॉन्ट्रैक्ट होगी, साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन चलेंगे। जब मसल, जब इसका मैं फंक्शनिंग पढ़ाती हूँ तो बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट मैं भी जो बहुत शुरू में मैंने पढ़ा था तो मुझे लगता था कि मसल सेल में कॉन्ट्रैक्शन का मतलब मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट हुई फिर रिलैक्स हो गई, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुई फिर रिलैक्स हुई, ऐसे नहीं होता। मसल सेल को, किसी भी एक मसल को जब सिग्नल आते हैं ब्रेन से, तो जब तक वो नर्व से सिग्नल आते रहते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्शन ही करती रहती है, बल्कि वो और कॉन्ट्रैक्ट करती है, पहले थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर और कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर और होती है। वो मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट तब हो जाएगी जब एक्टिन फिलामेंट इतना स्लाइड कर जाएंगे कि वो ओवरलैप कर जाए। ये एक्टिन फिलामेंट एग्जैक्टली आमने सामने नहीं है, अगर एग्जैक्टली आमने सामने होते तो यहाँ आके भिड़ जाते, अभी और स्लाइड नहीं कर सकते, बट एक्चुअली हल्के से आप देख रहे हैं ऊपर नीचे होते हैं। तो एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, और देखो मैक्सिमम ये कितना ओवरलैप कर सकते हैं, जब जेड लाइन मायोसिन को टच कर जाएगी,
जैसे एक्टिन अपना साइज छोटा नहीं करेगा, वैसे मायोसिन भी कभी अपना साइज छोटा नहीं करेगा। ना ही एक्टिन ना ही मायोसिन कभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। मायोसिन तो स्लाइड भी नहीं करता, मायोसिन मोटा अपनी जगह पर फिक्स बैठा रहता है कि भैया मैं तो नहीं हिलूंगा यहाँ से। जो स्लाइड करते हैं वो एक्टिन करते हैं, ये रिलैक्स पोजीशन है, इतना गैप है इनके बीच में, अभी जेड लाइन से मायोसिन की इतनी दूरी है। तो सिग्नल्स आए, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिपीट हो रहा है, इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। एक साइकिल हुआ उसमें थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन, फिर दूसरे में और स्लाइडिंग हुई, फिर और स्लाइडिंग हुई, और स्लाइडिंग हुई, और स्लाइडिंग, ऐसे कई बार, इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कई बार बिना रिलैक्स हुए मसल सिर्फ अपने साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को रिपीट कर रही है। यहां तक आ गए एक्टिन, और आ रहे हैं, और आ रहे हैं, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं देखो, जब जेड लाइन मायोसिन तक, अब क्योंकि मायोसिन भी अपनी लेंथ को कम करेगा नहीं, तो जेड तो और एक्टिन स्लाइड कर ही नहीं सकता, तो दिस इज कॉल्ड मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन। जब तक सिग्नल आते रहेंगे मसल अपनी इसी मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मान लो मुझे, मैंने ये मार्कर होल्ड कर रखा है, तो ये होल्ड करने के लिए मेरी कुछ मसल्स इस समय कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है और कुछ रिलैक्स स्टेट में है। जो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में, जब तक मैंने ये मार्कर होल्ड कर रखा है तब तक वो कॉन्ट्रैक्टेड ही है बच्चों, और मैं और फोर्स से और टाइटली इसको करूंगी तो मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड होंगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। और क्योंकि जब तक ये मसल कॉन्ट्रैक्टेड है तब तक लगातार एटीपी का कंजम्पशन चल रहा है, इसीलिए एक टाइम के बाद जब आप पेन से लिखते हो या पेन को होल्ड करके रखते हो तो आपका हाथ थक जाता है, फिर आप उसको रिलैक्स करवाना चाहते हो, क्योंकि जब तक आप इसको छोड़ोगे नहीं ना तब तक आपकी मसल रिलैक्स नहीं होगी, तब तक वो साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को ही रिपीट करती रहेगी। ये जो आप इसमें पढ़ते हो ना, ये वाला जो डायग्राम पढ़ते हो आप, कहाँ गया, इससे पहले मसल्स के मैकेनिज्म में, ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का साइकिल नहीं है, इसको तुम लिख लेना, दिस इज अ साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, पढ़ा रखा है मैंने। प्लीज मैं तुम्हें कहूंगी एक बार टाइम निकाल के मसल वाला पार्ट मेरे लेक्चर से जरूर पढ़ो, बहुत सारी डिटेल में स्टडीज करके मैंने वहां पर बहुत ब्रीफ करके उसको पढ़ाया कि तुम समझ सको इन चीजों को, ठीक है। तो ये बार बार साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ही रिपीट हो रहा है, यानी मसल रिलैक्स स्टेट में नहीं गई है, मसल और कॉन्ट्रैक्ट करते करते और मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड भी तब तक रहेगी जब तक ब्रेन, जब तक मेरी विल पावर है मैं इसको पकड़ना चाहती हूँ तब तक वो कॉन्ट्रैक्टेड ही रहेंगी वो वाली मसल्स, ठीक है। और फिर मुझे अपने आप को रिलैक्स करने के लिए उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा, और जब मैंने अपनी पोजीशन नॉर्मल की, अब इस पोजीशन में कुछ मसल्स रिलैक्स हो गई, कुछ अभी फिर कॉन्ट्रैक्टेड है, तो हम कोई भी हम एक मूवमेंट करते हैं ना उसमें कई मसल्स काम करती हैं, कुछ मसल्स उस समय कॉन्ट्रैक्टेड में होती हैं, कुछ रिलैक्स में होती है। हम पोस्चर चेंज करते हैं अपना, जब हम खड़े हैं तो हमारे बैक की कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड हैं, कुछ रिलैक्स्ड हैं, जब हम लेट जाएंगे तो कुछ दूसरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, वो वाली रिलैक्स हो जाएंगी, मतलब अलग अलग पोस्चर में अलग अलग मसल्स अलग अलग काम करती हैं, क्योंकि जब तक कोई मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहती है तब तक लगातार एटीपी का कंजप्शन चलता रहता है। दिस साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर एटीपी, अब एटीपी खर्च होता है ना, तो इसलिए, ठीक है। समझ में आ रही है क्या आपको बात? तो मुझे बताओ इसको देखकर कि क्या ये जो मायोसिन फिलामेंट की लेंथ है बच्चों, ये मायोसिन फिलामेंट की लेंथ ए बैंड ही तो थी, या भूल गए, नया कॉन्सेप्ट सीखते ही पुराना भूल गए? बोला था ना मैंने तुम्हें, ए बैंड का मतलब जितनी मायोसिन की लेंथ है, तो ए बैंड की लेंथ कम हुई क्या? मायोसिन अगर सिकुड़ जाता तो हम कहते कि यस ए बैंड भी सिकुड़ा है, ए बैंड की लेंथ कम हुई है, बट नहीं कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, यानी ए बैंड की लेंथ कभी चेंज नहीं होती, अंधेरा कायम रहे, ए बैंड रिटेन इट्स लेंथ ऑलवेज, ठीक है। ए मतलब अंधेरा, ये वाला बैंड कभी अपनी लेंथ कम नहीं होने देता, क्योंकि ए बैंड पर मोटा मायोसिन कब्जा करके बैठा है, वो इधर से उधर इंच पर भी इधर से उधर नहीं होता, ठीक है। तो ए बैंड हमेशा याद रखो, ए बैंड रिटेन इट्स लेंथ, अंधेरा कायम रहे, बेस्ट है यहाँ पे ये ट्रिक, ठीक है। जबकि अब तुम कहोगे मैम लेंथ तो आई बैंड की भी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं एक्टिन भी सिकुड़ता तो नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, बट जरा ध्यान से देखो यहाँ पर कि अगर ये जेड लाइन है तो हमने कहा था कि अगर ये जेड लाइन है तो जेड लाइन का इतना पार्ट और इतना पार्ट, यहाँ पर मान लो मायोसिन होगा तो इतना पार्ट, ये वाले पार्ट को हमने आई बैंड कहा था ना, आई यानी लाइट बैंड है ना, तो इस आई बैंड में एक्टिन सिकुड़ा नहीं, लेकिन अंदर तो गया है ना, अंदर तो गया है ना, तो देखो आई बैंड छोटा हो गया ना, और अंदर गया तो यहाँ तो आई बैंड, यहाँ पर भी मायोसिन यहाँ तक आ चुका होगा लगभग, ये रहा मायोसिन, तो आई बैंड गायब ही हो गया। तो आई बैंड की लेंथ चेंज होती है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही है आई बैंड की लेंथ का छोटा होना, और जब लगभग बिल्कुल आई बैंड गायब हो जाएगा दैट इज द मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगी, जब भी कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो कॉन्ट्रैक्शन में आई बैंड की लेंथ तो क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, लेकिन अंधेरा ए बैंड हमेशा कायम यानी रिटेन रहेगा,
बात समझ में आ गई कि आप लोगों को ध्यान रखनी है ये बात, लॉजिकली भी बता दिया, ट्रिक भी बता दी, जैसे आप याद रखना चाहें वैसे रख लें, ठीक है, क्लियर। बट ध्यान रखो दोनों ही केस में ना तो एक्टिन की लेंथ कम हो रही है ना मायोसिन की लेंथ कम हो रही है, लेंथ कम हो रही है तो सिर्फ ए बैंड, ओ सॉरी, सिर्फ आई बैंड की कम हो रही है, ठीक है, डन। तो यहां पर क्या बोला है तुमको कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन I band get reduced, yes, whereas A band retain the length, yes, thereby causing shortening of the sarcomere, yes, sarcomere ही छोटा हो गया ना, या नहीं हुआ, पहले sarcomere इतना था फिर इतना हुआ अब इतना रह गया, ये अंदर जाता जा रहा है, तो ये sarcomere की shortening हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि I band की लेंथ कम होती जा रही है, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना बच्चों कि ये जो हमने कहा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक सार्कोमियर में कितने बैंड आते हैं, तो देखो एक सार्कोमियर में ए बैंड तो पूरा आता है, एक तो ए बैंड आता है, और ये इतना सा आई बैंड थोड़ी ना है, एक आई बैंड ये होता है जेड लाइन के लेफ्ट और राइट वाला, बट सार्कोमियर सिर्फ इतना ही है, ऐसे ही ये पूरा आई बैंड है ना, तो हाफ आई बैंड इधर और हाफ आई बैंड इधर, तब सार्कोमियर बनता है। तो सार्कोमियर इज इक्वल टू हाफ आई बैंड प्लस 1 ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड, मैथमेटिकली हाफ प्लस हाफ 1 ही हो जाएगा, बट आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 1 ए बैंड एंड 1 आई बैंड इज 1 सार्कोमियर, ये थोड़ा ना एक सार्कोमियर, ये है एक सार्कोमियर, आधा आधा दोनों तरफ का आई बैंड और एक पूरा ए बैंड, ठीक है, डन। और हाँ एक और चीज, अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था एच जोन पर, एच जोन क्या होता है जरा ध्यान से देख लो। अगर ये मोटा मायोसिन है तो इस मायोसिन के जो एंड्स हैं, राइट और लेफ्ट एंड्स हैं, उनको एक्टिन ने ओवरलैप कर रखा है ना, बट बीच में ऐसा रीजन है जो नॉन ओवरलैप्ड है, इस नॉन ओवरलैप्ड जोन को ही एच जोन कहते हैं। मायोसिन का वो पार्ट विच इज नॉन ओवरलैप्ड बाय एक्टिन इज एच जोन। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि जब जेड लाइन अंदर खिसकती है यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है, सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट करता है और ए बैंड अंदर की तरफ स्लाइड करता जा रहा है, तो क्या एच जोन डिसअपियर होगा? बिल्कुल होगा। शुरू में जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगी तो एच जोन छोटा होता जाएगा, देखो एच जोन छोटा हो गया, दिख रहा है आपको, और जब मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी तो एच जोन विल बी डिसअपियर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एच जोन की लेंथ भी कम होती जाती है एंड इट विल कंप्लीटली डिसअपियर। सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जब तक टुकड़ों में समझो, पहले नोट्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ और फिर एक साथ उस नॉलेज को कोरिलेट करो, फिर क्वेश्चंस करो, तब आपका पक्का होगा ये चैप्टर, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। आप कोई, बहुत सारे बच्चे मुझे आजकल बोलते हैं मैम 1 शॉट पढ़ा दो, 1 शॉट में इतना, अगर इतनी हमारी दिमाग की कैपेसिटी होती कि हम एक चैप्टर को 1 शॉट में पढ़ लें तो फिर तो बात ही क्या है बच्चों, फिर तो आप पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े एग्जाम निकाल देते अब तक। 1 शॉट में 6 आवर्स 7 आवर्स तो लगते हैं एक चैप्टर को करने में। अगर हमारा दिमाग इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता कि 6-7 घंटे में एक चैप्टर को लग के सीख ले तो फिर बात ही क्या है। एक्चुअली 1 शॉट का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए नहीं होता, वो सिर्फ रिवाइज करने के लिए होता है। रिवाइज में भी मुझे नहीं लगता कि 6-7 घंटे लगातार बैठ के तुम एक चीज को, भी आजकल के बच्चे हैं ना जिनको जो शॉर्ट्स और रील्स देखते रहते हैं पूरे दिन, लगभग जितना भी टाइम मिलता है, कितना कम फोकस हो गया आप लोगों का। आप एक चीज को इतना लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाओगे। शुरू के 2 घंटे आपको सब समझ आएगा, बट फिर आप इतना सैचुरेट हो जाओगे कि उसको खत्म करना जस्ट एक फॉर्मेलिटी होगी। तो आई एम तो नॉट इन फेवर ऑफ दिस थिंग कि मैं, जब भी आप सीख रहे हो आप आराम से सीखो ना, उस चैप्टर का इतना पार्ट पढ़ो, फिर इतना पार्ट पढ़ो, अगले दिन अपने ब्रेन को चांस तो दो पुरानी चीजें रिवाइज करने का कि अच्छा ये पढ़ा था अब इसे कोरिलेट करो। आपको लगता है कि नहीं यार अगले दिन तक तो हम पुराना भूल चुके होंगे, इतनी कम मेमोरी है तो फिर नीट कैसे क्रैक करोगे। तो जो तरीका है, पैटर्न है चीजों का, उसी को फॉलो करो। हाँ 1 शॉट देख सकते हो लेकिन सिर्फ रिवीजन के टाइम पर, है ना, और वो भी जब, मुझे नहीं लगता अगर कोई बच्चा इतनी अच्छी तरीके से पढ़ता होगा तो उसको जरूरत भी पड़ती होगी 1 शॉट की, उसके दिमाग में वैसे ही चीजें रिवाइज रहती होंगी, क्वेश्चंस के थ्रू ही रिवीजन हो जाता होगा, ठीक है, ओके। चलिए तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों सही है, बट क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है क्या, एक बार देख लूं। द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल्स में सार्कोमियर की डेफिनेशन दी है और इसमें रीजन दिया है, नहीं ये इसका कोई रीजन नहीं है, दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ऑप्शन बी। डन। लंबा तो नहीं हो गया है सेशन? हाँ कितना टाइम है? हो गया है, लगभग टाइम हो गया है ना। देखो मैं तो इसको भी ज्यादा लंबा नहीं खींचती, मैं सोचती हूँ चलो 1 घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटे से ऊपर कभी ना जाऊं, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा सैचुरेशन आ जाएगा, उसके बाद ब्रेन को रिलैक्स चाहिए, आराम चाहिए, कुछ चेंज चाहिए, ठीक है। बट चलो कोशिश करते हैं हम इस वाले सेगमेंट को पूरा करने की। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द वन ऑप्शन दैट कंटेन बोथ करेक्ट, ठीक है भाई।
Z line is present in the center of the light band. लाइट बैंड के सेंटर में है क्या Z लाइन? खुद ही बता दो। बिल्कुल है, अब तो बता सकते हो या बार बार देखना पड़ेगा डायग्राम? ये A बैंड, ये I बैंड है, लाइट बैंड है, तो I बैंड के बीच में बीचों बीच ही तो है, बाइसेक्ट ही तो कर रही है। ऐसे ही अगर बोले A बैंड को कौन सी लाइन बाइसेक्ट करती है, तो वो M लाइन है। वो यहाँ पर बनी हुई नहीं है, M लाइन यहाँ दिखती है हल्की हल्की, ये रही M लाइन। ये H जोन दिख रहा है आपको और उसके बीच में से एकदम डार्क लाइन जा रही है, वो M लाइन है। ओके, तो Z लाइन बिल्कुल ठीक है। थिन फिलामेंट्स आर फॉर्मली अटैच टू द M लाइन, गलत। थिन फिलामेंट यानी एक्टिन, एक्टिन Z लाइन से अटैच है, ना कि M लाइन से। द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट यानी मायोसिन का जो सेंट्रल पार्ट है विच इज नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट इज कॉल्ड A बैंड, गलत। वो तो H जोन है, वो तो H जोन है। लाइट बैंड कंटेन ओनली थिन फिलामेंट, बिल्कुल ठीक है। लाइट बैंड में आइसोट्रॉपिक, आई मतलब ओनली आइसोट्रॉपिक यानी एक्टिन ही थे। तो दो स्टेटमेंट जो सही हैं वो है A एंड D यानी ऑप्शन A, ठीक है। देन मैच द कॉलम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मायोफाइब्रिल, अभी अभी पढ़ा हमने, सार्कोमियर। थिन फिलामेंट कौन सा है? एक्टिन, ये रहा एक्टिन। थिक फिलामेंट मोटा मायोसिन, और सेंट्रल पार्ट नॉट ओवरलैप्ड H जोन, ठीक है। यानी A का थर्ड, B का फोर्थ, A थर्ड, B फोर्थ, एक ही ऑप्शन में है, ये मिल गया हमें हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है? मायोग्लोबिन इज हाई इन रेड मसल फाइबर, बिल्कुल ठीक है, रेड मसल सेल्स में ज्यादा होते हैं। व्हाइट मसल फाइबर हैव फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया एंड हाई सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस, व्हाइट में मायोग्लोबिन भी कम है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कम है, इसलिए उनको फ्रिक्वेंटली एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है और उनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेचर ने ज्यादा दी है। सो बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? चलिए, तो ये हो गया आप लोगों का, ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आ गई। अब तो ये हो गया आप लोगों का मसल का स्ट्रक्चर। अब इसमें अभी इसमें रह गई हैं कुछ चीजें हैं इसमें। अभी हमें इसमें एक तो एक्टिन मायोसिन का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर समझना है, फिर ये काम कैसे करता है ये भी समझना है ना। अभी हो पाएगा क्या? अभी तो मुझे नहीं लगता बच्चों हो पाएगा इतनी जल्दी, फिर तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा। कितने क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड? लेट मी सी, 3-4 क्वेश्चंस, 3 ही क्वेश्चंस और हैं बच्चों इससे रिलेटेड। हालांकि बता दूं क्या? चलो बता देती हूँ, हो जाएगा है ना। थोड़ा सा साथ दो, थोड़ा सा साथ दो, हो जाएगा तुम्हारा। एक बार देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पे एक्टिन मायोसिन तो मुझको डिटेल में दोबारा, यहाँ तक तो हमने पढ़ ही लिया ये क्या है। अब इसमें भी तुम्हारी बुक में क्या दे रखा है? एक्टिन और मायोसिन का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर समझा रखा है कि ये जो एक्टिन हमें दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे गोलों से बना हुआ फिलामेंट दिख रहा है, वो एक्चुअली ये है। इस एक्टिन में भी 3 तरह की प्रोटीन्स हैं। ये जो गोल गोल प्रोटीन्स हैं इनको कहते हैं ग्लोब्यूलर एक्टिन, जी एक्टिन। फिर बहुत सारे जी एक्टिन आपस में जुड़ गए तो एक फिलामेंटस एक्टिन बन गया, एफ एक्टिन। फिर ऐसे 2 फिलामेंट उठाए मैंने, ये रहा एक फिलामेंट, ये रहा दूसरा फिलामेंट। ऐसे 2 फिलामेंट्स को एक दूसरे पर स्पाइरली बाइंड किया और उसको एक रस्सी से बांध दिया। तो वो जो रस्सी दिख रही है ना आपको, ये रस्सी है ट्रोपोमायोसिन की रस्सी, और वो भी एक नहीं है, अगेन वो भी 2 हैं, 2 रस्सियों से उनको बाइंड किया। तो एक प्रोटीन तो हो गई जी एक्टिन, जी एक्टिन के जुड़ने से बना एफ एक्टिन, 2 एफ एक्टिन को स्पाइरली बांधा और ट्रोपोमायोसिन को उसके ऊपर लपेट दिया, तो दूसरे टाइप की प्रोटीन होगी ट्रोपोमायोसिन। और कहीं ये रस्सी खुल ना जाए तो इस रस्सी में जगह जगह नॉट्स लगा दी, जगह जगह कुछ स्पेशल प्रोटीन्स बैठा दी, दैट इज ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन में 3 सब यूनिट्स होती हैं, एक यूनिट कैल्शियम से जुड़ती है, एक यूनिट ट्रोपोमायोसिन से जुड़ती है और एक यूनिट इनहिबिटरी यूनिट का काम करती है, मास्क करके रखती है। एक इन तीनों के अलग अलग नाम थे, मैंने लेक्चर में बता रखा है, टीएनआई, टीएनसी और एक और था, अभी थोड़ा सा दिमाग से निकल गया है, ठीक है। तो ये ट्रोपोनिन है। तो यानी एक जो एक्टिन फिलामेंट है वो एक्चुअली 3 तरह की प्रोटीन से बना है, जी एक्टिन, एफ एक्टिन तो एक ही बात है, जी के ही जोड़ने से एफ बना, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ये तो एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर हो गया। और अगर मायोसिन का स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो तो मायोसिन के स्ट्रक्चर में क्या होता है? मायोसिन में एक ही तरह की प्रोटीन है, दैट इज मीरोमायोसिन, ठीक है। ये एक मीरोमायोसिन की रस्सी है पूरी यहां तक, ये दूसरी मीरोमायोसिन की रस्सी है, ठीक है, थोड़ा सांप जैसा स्ट्रक्चर है। तो 2 मीरोमायोसिन मैंने लिए और उन दोनों को एक दूसरे पर इस तरह अटैच कर दिया, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है, टेल बोलते हैं इसको, इसको हेड बोलते हैं और इसको क्रॉस आर्म बोलते हैं। 3 पार्ट्स हो गए इसके। उसमें से अगर तुम इसका मॉलिक्यूलर वेट देखोगे तो कम आएगा टेल वाले पार्ट का, तो इसको नाम दे दिया एलएमएम, एलएमएम लाइट मीरोमायोसिन। और हेड वाला जो पार्ट है, हेड और क्रॉस आर्म वाला जो पार्ट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बटा ऑब्वियस ज्यादा आएगा, तो इन दोनों को नाम दे दिया एचएमएम, हेवी मीरोमायोसिन। ये मायोसिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मायोसिन, ये जो तुम्हें मायोसिन फिलामेंट दिख रहा है ना बच्चों,
देखो जो तुम्हें एक्टिन फिलामेंट दिख रहा है ना, वो तो पूरा का पूरा ये रहा, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। लेकिन ये जो तुम्हें मायोसिन फिलामेंट दिख रहा है ना, ये ऐसे हजारों मॉलिक्यूल से बना है, ऐसे में बहुत सारे मीरोमायोसिन्स अटैच करती जाऊं एक दूसरे से, और फिर जो बना ना मोटा फिलामेंट, वो है मीरोमायोसिन, वो है मायोसिन। इंडिविजुअल यूनिट इज मीरोमायोसिन, बहुत सारे मीरोमायोसिन के हेड टेल आपस में जुड़ते गए, तो उससे जो पूरा एक मोटा फिलामेंट बना, ये पूरे मायोसिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर है। तो एक्टिन का है और ये मायोसिन का है। तो व्हाट इज द मोनोमर ऑफ मायोसिन? मीरोमायोसिन। व्हाट इज द मोनोमर ऑफ एक्टिन? जी एक्टिन, सबसे छोटा मोनोमर जी एक्टिन। ठीक है, डन। अब जब ये फिलामेंट्स का स्ट्रक्चर हम पढ़ लेते हैं, तो लास्ट में एक चीज बचती है मसल्स में कि ये काम कैसे कर रहे हैं। मैंने उसका पूरा बेसिक मैकेनिज्म तो तुमको बता ही दिया, कौन कैसे स्लाइड करेगा, पर उसमें अगर हम बिल्कुल डिटेल में जाकर जूम करके देखना चाहें तो देखना, ये जो मायोसिन फिलामेंट तुम्हें दिखाया ना बच्चों, ऐसा मत समझना इसमें एक टेल और एक हेड है। इस पूरे मायोसिन फिलामेंट में हजारों मीरोमायोसिन है, बच्चों, ऐसे खूब सारे, पूरा इस तरफ भी ऐसे पूरा का पूरा मीरोमायोसिन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होता है एक्चुअली में, जब हमारी मसल सेल को सिग्नल मिलता है ना, मसल सेल को कैसे मिलेगा अभी बताया मैंने तुमको, कि अगर मान लो ये हमारी एक मसल है, पूरी मसल, जिसमें फिर फेसिकल्स होंगे, फिर फेसिकल में मसल सेल्स होंगी, तो बहुत अंदर की बात है ना, बहुत अंदर जाके आएगा ये स्ट्रक्चर। तो हमारी जो एक मसल होती है, उस मसल में बंडल्स में जितनी भी मसल सेल होती है, मैं एक सेल बना दूं यहाँ पे, ये मसल सेल बनाई है मैंने। इस मसल सेल का जो सार्कोलेमा है वो न्यूरॉन्स के कनेक्टेड होता है। न्यूरॉन में आपको ध्यान है पीछे की तरफ बटन होता है, एक्सॉन टर्मिनल जिसको आप बोलते हो, सिनेप्टिक नॉब। तो ये यहाँ बना देती हूँ, उधर नहीं दिख रहा, तो ये मान लो एक न्यूरॉन आ रहा है और ये न्यूरॉन ऐसे इस मसल से कनेक्टेड है। ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता, दोनों जैसे सिनेप्स होता है ना, न्यूरॉन टू न्यूरॉन जंक्शन, बिल्कुल वैसे होता है। मतलब अगर ये एक्सॉन है तो ये हमारी मसल सेल है, लाइक दिस, ये मसल सेल है। ये सार्कोलेमा यहाँ पर थोड़ी सी ऐसी रफ होती है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, इसमें वेसिकल्स होती है। ठीक है, जैसे ही ब्रेन से सिग्नल आता है, ब्रेन से सिग्नल कब आएगा, पहले कोई स्टिमुलस होगा, सेंसरी मसल सिग्नल ले जाएंगी, फिर मोटर मसल सिग्नल लाएंगी, वो सारा मैकेनिज्म होता है यहाँ पर। ठीक है, अब मान लो ये एक मोटर न्यूरॉन है, तो मोटर न्यूरॉन में जैसे ही सिग्नल्स आते हैं, ये वेसिकल्स यहाँ पर एंड्स पर आकर फट जाती हैं, इनमें से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो जाते हैं, ACH मोस्टली। ठीक है, अब ये जो हमारी सार्कोलेमा है, इस पर होते हैं रिसेप्टर्स। क्या होते हैं बच्चों? इस पर रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर्स पर आकर ये ACH बाइंड होता है। ठीक है, जिससे पूरी मसल सेल स्टिमुलेट हो जाती है। मसल सेल की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने? एक्साइटेबिलिटी। तो अब ये मसल सेल है ना, इसका मतलब इसके अंदर वो ग्रीन कलर वाले खूब सारे मायोफाइब्रिल हैं कि नहीं, बताओ। अब देखें कौन कौन कोरिलेट कर पा रहा है। खूब सारे मायोफाइब्रिल है ना इसके अंदर, है ना। तो जैसे ही ये सिग्नल आता है ना, तो सबसे पहले जो हमारी सार्कोलेमा है, उस सार्कोलेमा से कनेक्टेड रहता है हमारा SR का नेटवर्क, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क। वो नेटवर्क एकदम से कैल्शियम आयंस को रिलीज कर देता है, यानी मायोफाइब्रिल्स पर एकदम से कैल्शियम आयंस की बारिश हो गई। जैसे ही वो कैल्शियम आयंस आते हैं, तो मायोफाइब्रिल किसके बने हैं? एक्टिन मायोसिन के। तो वो जो कैल्शियम आयन है ना, वो एक्टिन पर जो ट्रोपोनिन बैठा था, ध्यान है ट्रोपोनिन बैठा था, उस ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट से आकर कैल्शियम आयन जुड़ जाता है। जैसे ही वो कैल्शियम, मतलब जितने भी ट्रोपोनिन है, सब पे कैल्शियम आयन आते हैं। ठीक है, जैसे ही कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन पर आते हैं ना, ट्रोपोनिन में कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं, मतलब ट्रोपोनिन घूमता है, और ट्रोपोनिन के घूमने से वो जो ट्रोपोमायोसिन की रस्सी है वो भी घूम जाती है। और जैसे ही ट्रोपोमायोसिन की रस्सी घूमती है, तब आता है मजा। क्या मजा? कि ट्रोपोमायोसिन एक्चुअली पता है क्या कर रहा था? ये एक्टिन पे तुम्हें छोटे छोटे डॉट दिख रखे हैं, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है लेक्चर में। ये एक्टिन पे जो छोटे छोटे डॉट है ना, ये डॉट वो जगह है जहां पर एक्टिन और मायोसिन का मिलन होगा। ये एक्चुअली एक्टिन और मायोसिन के मिलने की जगह है, बट इस मिलन वाली जगह को ट्रोपोमायोसिन ने रस्सी से बांध रखा था और गार्ड को बिठा रखा था ट्रोपोनिन को। तो जैसे ही कैल्शियम आयंस आए, उन्होंने गार्ड का ध्यान डाइवर्ट किया, यानी ट्रोपोनिन को मोड़ा, ट्रोपोमायोसिन मुड़ा, और ट्रोपोमायोसिन की रस्सी के मुड़ते ही एक्टिन फिलामेंट पे कौन सी साइट है? मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गई, और जो मायोसिन का हेड है ना, उसको मौका मिल गया एक्टिन से मिलने का। अब ऐसा नहीं एक हेड एक एक्टिन से मिलेगा, यहाँ हजारों हेड है, सब अपने सबके सब सारे के सारे हेड एक्टिन से मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्टिन पे भी तो खूब सारी बाइंडिंग साइट्स है। ओके, अब तुम्हें एक साइड का समझा रखा है यहाँ पर, होगा क्या?
कि ये जो मायोसिन का हेड है ना, इस मायोसिन के हेड पर ऑलरेडी पहले से एक एटीपी जुड़ा बैठा है कि क्या पता कब सिग्नल आ जाए और कब हमें मिलन करना पड़ जाए, है ना, ब्रिज बनाना पड़ जाए। अभी एक्टिन मायोसिन के बीच में ब्रिज बनेगा। मैंने तुम्हें अभी शुरू में क्या कहा था कि जब सिग्नल्स आएंगे तो एक्टिन स्लाइड करेगा। अब हम इस मैकेनिज्म पर आए हैं कि आखिर एक्टिन ने स्लाइड क्यों किया। इस थ्योरी को कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ऐसा क्या हुआ कि एक्टिन ने स्लाइड किया? अपने आप स्लाइड कर गया क्या? नहीं, एक्चुअली एक्टिन के नीचे जो मायोसिन बैठा है, यही वाला, ये मायोसिन के हेड है ना, जब, तो ये हेड नॉर्मली अगर ये एक्टिन है तो हेड की पोजीशन ऐसे रहती है जब मसल रिलैक्स होती है। जैसे ही कैल्शियम आयंस आते हैं और एक्टिन की साइट एक्सपोज होती है तो हेड को ऐसे सीधा होना है बच्चों, हेड को एक्टिन से जुड़ना है, और वो हेड को सीधा होने के लिए भी एनर्जी चाहिए, एटीपी का खर्चा करवाना है। तो एटीपी यहाँ हमेशा बाइंड होके बैठा रहता है। जैसे ही सिग्नल आते हैं, एक्टिन की साइट एक्सपोज होती है, मायोसिन पर एटीपी टूट जाता है। एटीपी अगर एडीपी और फॉस्फेट में टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को यूज करके मायोसिन का हेड सीधा हो जाता है, जो ऐसे टिल्टेड था। और एक नहीं है, ऐसे खूब सारे मायोसिन के हेड हैं, सारे हेड सीधे हो गए, एक्टिन से बाइंड हो गए। ये दो एक्टिन है, यहाँ पर मायोसिन का हेड ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि मायोसिन का हेड सीधा हो गया। मैंने बहुत अच्छे से समझाया वहां पे, अगेन आपको बार बार कह रही हूँ कि बहुत डिटेल में समझना है तो प्लीज लेक्चर देखना, फिर भी यहाँ पर समझ लो, रिवाइज कर रहे हैं हम यहाँ पर सिर्फ। अब जैसे ही ये सीधा हुआ तो सीधा होते ही दोनों के बीच में कनेक्शन बन गया, इस कनेक्शन को कहते हैं क्रॉस ब्रिज। तो डू रिमेंबर, जब भी मसल में क्रॉस ब्रिज बनेगा एटीपी के खर्चे से ही बनेगा, एटीपी के खर्चे के बिना क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगा। अब ये क्यों बना क्रॉस ब्रिज? मैं कह रही हूँ ना, एक्टिन को स्लाइड करना है। अब खूब सारे क्रॉस ब्रिज बन गए क्या? दोनों एक्टिन पर यहाँ भी खूब सारे क्रॉस ब्रिज बन गए, यहाँ भी खूब सारे क्रॉस ब्रिज बन गए, है ना। अब हमें दोनों एक्टिन को अंदर लाना है। तो मुझे बताओ कि ये जो मायोसिन का हेड है जो इससे जुड़ा है, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए या अपोजिट पोजीशन में जाए? सपोज ये इधर वाला एक्टिन फिलामेंट है, इस एक्टिन फिलामेंट को इधर लाना है, इधर अंदर लाना है ना, यहाँ पर एच जोन है, तो इधर तो तभी आएगा ना जब ये मायोसिन का हेड इस तरफ मुड़े, ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़े। इसको कहते हैं स्ट्रोक मारना। यानी अगर ये एक्टिन फिलामेंट्स थे, इनसे मायोसिन जुड़े हुए हैं, तो सारे मायोसिन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव, मतलब इस तरह मूव करेंगे कि एक्टिन अंदर की तरफ आए, सारी जेड लाइंस अंदर की तरफ आए। थोड़ा सा तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मायोसिन के हेड हैं वो सब क्या करते हैं? स्ट्रोक, इसको कहते हैं स्लाइडिंग, रोटेशन या स्ट्रोक भी लिख सकते हो आप इसे। और जो मायोसिन की ओरिजिनल पोजीशन थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जुड़े जुड़े स्ट्रोक मारता है ये। तो एक्टिन हल्का सा अंदर आता है, जितनी इसमें पावर है, हल्का सा स्ट्रोक मारा, एक्टिन हल्का सा अंदर आ गया, ठीक है। अब इसको एक्टिन को और अंदर लाना है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से सुनना। जब ये स्ट्रोक मारता है ना, कहता है यार अभी तो मैं तुम्हें इतना ही खींच पाऊंगा, अब अगर तुम चाहते हो मुझे और खींचो, एक्टिन को कहता है तुम चाहते हो कि मुझे और अंदर लाओ तो पहले मुझको फ्री करो। मायोसिन बोलता है कि पहले मुझको फ्री करो, मैं वापस सीधा होऊंगा, फिर तुमसे जुड़ूंगा, फिर स्ट्रोक मारूंगा तो तुम्हें और अंदर ला पाऊंगा, क्योंकि मुड़े मुड़े में और नहीं मुड़ सकता, वरना तो टूट जाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनना, मसल अभी कॉन्ट्रैक्टेड ही है, मसल रिलैक्स नहीं हुई है, मसल अभी कॉन्ट्रैक्टेड ही है, बट ये जो मायोसिन का हेड है ये कुछ सेकंड्स के लिए इससे अलग हो जाता है। यानी मायोसिन का हेड रिलैक्स पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन में आता है, ना कि मसल तो कॉन्ट्रैक्टेड ही, एक्टिन अंदर की तरफ ही है अभी, ठीक है। मायोसिन का हेड अलग एक शर्त पे होता है, बोलता है कि मैं अलग इसी शर्त पे होऊंगा जब पहले तुम मुझे नया एटीपी बाइंड, मसल को बोलता है कि एक नया एटीपी दो, क्या पता तुमने मुझे एक्टिन से दोबारा नहीं जुड़ने दिया तो दोबारा जुड़ने के लिए एटीपी लगेगी। तो ये अलग सिर्फ स्ट्रोक मारा, जब ये स्ट्रोक मार रहा होता है ना अंदर की तरफ, स्लाइड या रोटेट कर रहा होता है, तब ये पुराना एडीपी फॉस्फेट निकल जाते हैं और एटीपी बाइंडिंग साइट इज फ्री, ठीक है। तो एक्चुअली ये वाली पोजीशन में वो कैसे आया, ध्यान से समझना। पहले ऐसे हुआ, ठीक है, फिर वो सीधा हुआ, और जब वो ऐसे हुआ था ना तभी उसने एटीपी को जोड़ लिया था। तो न्यू एटीपी कब बाइंड होता है? जब क्रॉस ब्रिज टूट रहा होता है। एटीपी खर्च कब होता है? जब क्रॉस ब्रिज बन रहा होता है, बट एटीपी बाइंड कब होता है? जब क्रॉस ब्रिज टूट रहा होता है, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है इसको समझना, इसीलिए कह रही हूँ लेक्चर में बहुत सारे डायग्राम्स के थ्रू मैंने सिखाया है तुमको, जिन बच्चों ने देखा है उनको सब समझ में आ रहा होगा कि मैम क्या कह रही है, ठीक है। तो ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज रिक्वायर एटीपी, बाइंडिंग ऑफ एटीपी, एटीपी खर्च नहीं हो रहा, बाइंड हो रहा है। अब मायोसिन रिलैक्स हो गया, नॉर्मल पोजीशन में आ गया, अभी मसल का एक्टिन इतना कॉन्ट्रैक्टेड है, अब दोबारा इस साइकिल को रिपीट करेगा, फिर से मायोसिन एटीपी को तोड़ेगा, एडीपी फॉस्फेट रिलीज करेगा, दोबारा क्रॉस ब्रिज बनाएगा, दोबारा उल्टे डायरेक्शन में स्ट्रोक मारेगा और अंदर आएगा एक्टिन, फिर कहेगा मायोसिन कि यार मुझे फिर अलग होने दो, फिर से अलग हो जाएगा, अलग होने के लिए कंडीशन है नया एटीपी जुड़े, फिर दोबारा एटीपी को तोड़ेगा,
क्रॉस ब्रिज फिर से बनाएगा, फिर और खींचेगा, ऐसे करते करते दिस साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिपीट अगेन एंड अगेन। और जितना हो सकता है क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट अंदर स्लाइड करते जाते हैं, मायोसिन ही खींच रहा है उस एक्टिन को और अपनी लेंथ को मायोसिन मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो इस तरह मसल्स हमारी काम करती है। जब तक कोई मसल हम काम करवा रहे हैं उस मसल से, तब तक वो कॉन्ट्रैक्शन करती जाती है। यहाँ पर मसल रिलैक्स हुई नहीं, यहाँ पर तो साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लगातार रिपीट हो रहा था और जितना हो सकता है मसल कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है। और जब हमें उस मसल को काम में नहीं लेना होता है, सिग्नल आने बंद हो जाते हैं, एसीएच जो है वो हट जाता है। एसीएच के हटते ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पंप बैक कर लेती है अपने कैल्शियम आयंस को, और कैल्शियम आयंस के हटते ही वो गार्ड फिर एक्टिव हो जाता है, ट्रोपोमायोसिन की रस्सी फिर ढक देती है, एक्टिन के साइट्स बंद हो जाती हैं और ये पूरा का पूरा मसल रिलैक्स हो जाती है, नहीं ये वाला साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रुक जाता है। इस तरह से हमारी मसल्स काम करती हैं। अब आप जब इसको पढ़ोगे ना थ्योरी को, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, आपको टाइम लगेगा। देखो यहाँ पे लिखा है कि साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, दिस साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन का मतलब है साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मसल रिलैक्स नहीं करी, यहाँ पे एक लाइन आती है कि है ना, ये आती है कि गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट। ये रिलैक्स स्टेट मसल के लिए नहीं आया, ये मायोसिन के हेड के लिए आया है। मायोसिन का हेड रिलैक्स स्टेट में गया था, फिर उसने बार बार इस प्रोसेस को रिपीट किया और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि सारे कैल्शियम आयन अपने घर ना चले जाएं एसआर में, और जैसे ही वो घर चले जाते हैं सारी जेड लाइंस बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, नाउ मसल इज इन द रिलैक्स स्टेट। ठीक है, थोड़ा सा साथ दिया तो साथ के साथ में हो गया। डन, समझ में आ गया? फटाफट से क्वेश्चंस देख लो। द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड ऑन ईच अदर सो दैट एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन। यही गलत हो गया, पहली बात तो एक्टिन फिलामेंट कभी शॉर्टन होता ही नहीं है, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करता है, तो ये लाइन ही गलत है, यहीं पर ही गलत है। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन, फिर से गलत, ना एक्टिन ना मायोसिन कभी भी शॉर्टन नहीं होते, ए बैंड एंड आई बैंड शॉर्टन होते हैं। Actin and myosin do not shorten but rather slide on each other. Yes. When myofilament slide on each other, myosin, जिसमें भी ऐसा लिखा आ जाए कि एक्टिन या मायोसिन में से कोई एक शॉर्टन हो रहा है, वो स्टेटमेंट ही गलत है। ना एक्टिन सिकुड़ रहा है ना मायोसिन सिकुड़ रहा है, सिर्फ एक्टिन स्लाइड कर रहा है, वो भी मायोसिन उसे करवा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। डन। Assertion है on stimulation a muscle cell release calcium ions from sarcoplasmic reticulum, बिल्कुल ठीक है। By reacting with a protein complex, यानी ट्रोपोनिन की बात हो रही है, कैल्शियम क्या करता है, अनकवर कर देता है एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट पर किसकी एक्टिव साइट है, मायोसिन की। तो दोनों सही है, दोनों सही है, बट क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है बच्चों? ऑन स्टिमुलेशन अ मसल सेल रिलीज, इसकी वजह से क्या हुआ ये लिख रहा है, ये नहीं लिख रहा कि है ना ये लाइन क्यों हुई। ठीक है, इसका अलग रीजन होता है, ये इसका रीजन नहीं है, गलती से भी मत समझना, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ वो यहाँ पर बताया है, ना कि इसका रीजन यहाँ पर बताया। ठीक है, विच इज करेक्ट। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन आइसोट्रोपिक बैंड यानी आई बैंड गेट इलोंगेटेड, नहीं इलोंगेटेड तो कोई नहीं होता। एसिटाइलकोलिन इज रिलीज्ड व्हेन न्यूरल सिग्नल रीचेस द मोटर एंड प्लेट, ये जो मैंने तुम्हें जंक्शन बताया था उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, मोटर एंड प्लेट भी उसी का एक पार्ट है, तो ये भी ठीक है। देन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंट बाय सीएनएस वाया सेंसरी न्यूरॉन, गलत, वाया सेंसरी न्यूरॉन गलत, सेंसरी नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मोटर न्यूरॉन होना चाहिए था, सिग्नल कभी भी सेंसरी से नहीं आते। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल कैन लीड टू लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन, ये बात सही है क्या? यस, अगर हम मसल्स को रिपीटेडली यूज करेंगे तो लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर दो स्टेटमेंट हमें सही लग रहे हैं, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, ये रहा ऑप्शन बी। ठीक है, डन। ये हो गए आपके बच्चों मसल्स के क्वेश्चंस कंप्लीट। ठीक है, तो मसल्स का पूरा मैंने तुमको रिवीजन करा दिया है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या मैकेनिज्म है। अगेन मैं कहूंगी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इतना आसान नहीं है कि तुमने एक बार में समझ लिया, एक बार में तुमसे सब हो जाएगा। लेक्चर्स को डिटेल में देखो, नोट्स बनाओ, खुद से सोचो कि चीजें कैसे हो रही हैं, तब जाके आप इसको रिटेन कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में विल डिस्कस क्वेश्चंस ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक आपका इसके बाद आ जाता है स्केलेटल सिस्टम, तो विल कंटिन्यू विद द स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, गुड बाय।